बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हम तिलावत कलाम पाक से, जिसके लिए मिस्टर अब्बास को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम शुरू करें। मैं सिर्फ पहले तिलावत से पहले सिर्फ ये बता दूं कि हमारा जो फॉर्मेट है उसमें क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको एक स्लिप और एक पेन दी जाएगी। अभी जो है हमारे वॉलंटियर्स आपकी तरफ मूव करेंगे, तो जो सवालात आपके हैं वो अगर हो सके तो पहले से कर लें। अगर आप सोच के आए कोई सवाल जो कि डॉक्टर अली असगर से रिलेटेड भी हो सकते हैं और मैडम शबनम से भी रिलेटेड हो सकते हैं डाइट के हवाले से, तो ये दोनों चीज़ें आप साथ साथ करते जाइएगा पेन और पेंसिल के साथ, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और हम उन सवालात को यहाँ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जिस हद तक सेटिस्फाई कर सकते हैं करेंगे इस हवाले से। तो मैं गुजारिश करता हूँ मिस्टर अब्बास से कि प्लीज़ आइए बेटा। थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ई वल्वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआदिन इरम ज़ातिल इमाद التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم صدق الله العلي العظيम। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों सबको वेलकम करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर जो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है। और अभी बहुत से लोग वो भी टेस्ट करवा रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि वॉलंटियर्स पीछे अगर देख रहे हैं तो उनको ज़रा प्लीज़ जो टेस्ट कर रहे हैं करवा रहे हैं उनको भी भेज दीजिए। बाद में टेस्ट की फैसिलिटी रहेगी और सारे काउंटर्स वहाँ अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको हमारे दोनों स्पीकर हजरात डॉक्टर अली असगर जो कि वेल नोन कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, मैं इनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ अभी। एंड
मिस शबनम जो है, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है और डाइटिशियन है, वेल नोन, उनका भी मैं आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, बट ये दोनों हमारे आज के स्पीकर्स होंगे। और ख़ास तौर पर हमने कुछ ये टॉपिक जो सिलेक्ट किया था, इसका बैकग्राउंड भी बताऊँ कि ये सबसे पहले टॉपिक हमने क्यों सिलेक्ट किया। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि कम्युनिटी जो है हमारी, माशाल्लाह खोजा शनाशी कम्युनिटी जो है, वो अब काफ़ी एक्सपेंड हो गई है। और इस लिहाज से जो है हमारे कोई 50,000 मेंबर्स हैं पाकिस्तान में कम्युनिटी के। उसमें बहुत सारे लोग हमारे इस एरिया में, खासकर सोल्जर बाज़ार और PCHS और ये डिफेंस की तरफ रहते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। हमारा जो है डाइटरी पैटर्न, खासतौर पे ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको डॉक्टर साहब भी बताएंगे इंशाल्लाह कि उसकी क्या इफ़ादियत है। वो उसको सामने रखते हुए हमने एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम शुरू किया, जो आज, जिसका आज पहला प्रोग्राम है। इसमें हमने डिफरेंट हमारे कम्युनिटी के और इवन जहाँ ज़रूरत एक्सपर्टीज़ की, वो नॉन कम्युनिटी के कंसल्टेंट्स को भी हम इनवाइट करते रहेंगे। ये मंथ या 2 मंथ में एक बार ये प्रोग्राम होता रहेगा अवेयरनेस का। तो मैं चाहूँगा जितने लोग आज अटेंड नहीं भी कर पाए, वो भी इसको PCN पे देख सकते हैं। PCN पे भी ये प्रोग्राम रिपीट होगा। प्लस हमारी एक वेबसाइट जमात की है, KPCIJ का फेसबुक पेज, उस पर भी है। और डॉक्टर साहब अपनी भी एक वेबसाइट बताएंगे, उसमें भी हम इसको, इस प्रोग्राम की क्लिप को वहाँ पोस्ट कर देंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा भी बताऊँ कम्युनिटी हेल्थ के बारे में कि कम्युनिटी हेल्थ बोर्ड क्या है। हमारे कम्युनिटी में हॉस्पिटल भी माशाल्लाह फातिमिया हॉस्पिटल है, एजुकेशन सिस्टम नेटवर्क पूरा है, सब कुछ मौजूद है। सिर्फ इसमें है कि स्ट्रक्चर में हम और कैसे बेनिफिट लेकर आएँ और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करें, ताकि कम्युनिटी के हेल्थ के इशूज़ या बर्डन है वो हम कैसे कम करें। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो प्रिवेंटिव साइड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट तो चलो आपका हो गया तो इसके बाद आप शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रिवेंशन जो है इज़ आई थिंक बेटर देन क्योर। आज भी ये जुमला मेरे ख्याल से बहुत माकूल है और आज भी जुमला यूज़ होता है कि प्रिवेंशन जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ आपकी हेल्थ एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो इसी वजह से हमने आज इस प्रोग्राम को किया। और हेल्थ बोर्ड का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ बोर्ड जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हेल्थ बोर्ड के, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कि पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि जो आइडियाज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, उनको वेलनेस ऑफ द कम्युनिटी, स्पेशली हमारी कम्युनिटी को, उसको प्लान किया जाए पहले। बहुत सारी कम्युनिटी में हेल्थ को बहुत अच्छी तरह प्लान किया जाता है, उससे उसके हवाले से, क्योंकि हमारे पास लकीली ये एक ही वाहिद जमात है पूरे वर्ल्ड फेडरेशन में जिनका एक प्रॉपर हॉस्पिटल है, जिसमें सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लोग और इसका फ़ायदा ले रहे हैं हमारे हॉस्पिटल का। तो नेचुरली मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी उनको ज़रूर लें। जब 19-20 थोड़ा बहुत गैप तो हर हॉस्पिटल में होता है, लेकिन आज ऑन करें अपने हॉस्पिटल को। अपने ऑन करने के साथ साथ उस पर बिलीव करें कि इसमें जो भी टेस्ट हो रहा है, जो भी कंसल्टेंट्स आ रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन कंसल्टेंट्स हैं और वो बहुत अच्छी जगह प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर अवेल करें। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है कम्युनिटी के हवाले से जो हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको प्लान करेंगे। नंबर 2 एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर वेलनेस का जो पार्ट है वो उसको ज़्यादा हम करेंगे। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये कि हमारे पास सेंसस डेटा होना चाहिए। आखिरी जो सेंसस हुआ था हमारी कम्युनिटी का वो 2009 में हुआ था, 9 या 10 में। आज हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता कि हमारी कम्युनिटी में क्या कौन सी डिजीज़ प्रिवेल कर रही है। डायबिटिक कितने लोग हैं, ब्लड प्रेशर के साथ कितने लोग हैं, ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों के मसाइल हैं उनके साथ कितने लोग हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और मसाइल हैं, वो कितने लोग मौजूद हैं। जब तक ये पता नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, तो हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स। तो हमारी, अभी आपको दिखाता हूँ, हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम है हेल्थ बोर्ड की, वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन शर्त ये कि जब आपके पास हेल्थ सेंसस के लोग आएँ, आजकल तो टेक्नोलॉजी में फॉर्म फिल करना बहुत मुश्किल नहीं है, टेक्नोलॉजिकली आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब बिल्कुल हकीकत के साथ ओपनली इसको बताएं, ताकि हम लोग उस डेटा के बेसिस के ऊपर अपनी प्लानिंग कर सकें कि किस पे ज़्यादा ज़रूरत है हमें काम करने की, कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में प्रिवेल भी कर रही है बिकॉज ऑफ नॉन एक्टिविटीज़ की वजह से, या बिकॉज ऑफ हेरिडिटी की वजह से, जो बेसिकली ख़ानदानी या मौरूसी जो पार्ट है उसके हवाले से। तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारी जो कम्युनिटी है उस पर ख़ास तौर पर जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पर हमें कैंप्स या स्क्रीनिंग करनी है लोगों की जो है, जिसमें कोई भी अगर काम का हेल्थ के हवाले से इम्पैक्टेड है या कंसर्न है, तो उनको फैसिलिटी हो कि वो टेस्ट करवाएं, स्क्रीन आउट हो, एग्जीक्यूटिव क्लिनिक में जाए, वहाँ जाके टेस्ट करवाएं, और अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए, बजाय इसके कि इतना लेट हो।
और इसके अलावा जो हमारे जो सेहतमंद जमात जो अभी हमारी एक ऑफ़र है इंश्योरेंस के हवाले से, तो वो भी एक बहुत बड़ा फोरम है, क्योंकि आजकल में सबसे जो महंगा एजुकेशन और हेल्थ होता जा रहा है, तो आउट ऑफ रीच हो रहा है। कोई अगर अल्लाह ना करे हॉस्पिटलाइज होता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो बियॉन्ड द कंट्रोल होती है। तो वो प्रोग्राम भी आपके लिए, अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है तो वो क्रॉनिक उसमें प्रॉब्लम में आपको हेल्प कर सकती है। ये हमारी टीम है। इसमें जो है कुछ लोग हमारे जो है जमात के मेंबर्स हैं, जो कि इसमें एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट खुद इस पार्ट इसका हिस्सा है, अबुल हसन गोकल साहब। आगा शहीदी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं जमात के, वो भी पार्ट है। डॉक्टर मेहदी नायनी जो आज किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, इज़ द चेयरमैन ऑफ द हेल्थ बोर्ड, जो गवर्निंग बॉडी का भी हिस्सा है। गवर्निंग बॉडी जो है एक्चुअली हमारे जो हॉस्पिटल से रिलेटेड मामलात हैं उसके जो ऑपरेशनल चीज़ें जो देखते हैं, एक तो एमएस एंड डीएमएस है, उसके पास नीचे के स्ट्रक्चर है पूरा, और हम लोग कुछ 6 लोग हैं जो गवर्निंग बॉडी का भी हिस्सा हैं। इसमें डॉक्टर मेहदी नायनी है, डॉक्टर मुर्तज़ा गोवा है, मोहसिन घीवाला है, मैं हूँ, यावर कुमैली हैं। तो हम ये 5 लोग जो है बेसिकली इसकी जो डे टू डे इश्यूज़ होते हैं, जो सपोर्ट चाहिए एमएस को, डीएमएस को, उसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं आई एम सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ बोर्ड, और मैं प्रोफेशनली फार्मासिस्ट भी हूँ और फार्मा प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है। असकर अली जो है वो बेसिकली फाइनेंसेस का बैकग्राउंड है, हमारे ये ट्रेजरर भी है जमात के। एंड देन यावर अब्बास कुमैली इज़ द जॉइंट सेक्रेटरी एंड मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ फातिमा हॉस्पिटल। डॉक्टर मुर्तज़ा गोवा को आप जानते हैं, वो बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन है कम्युनिटी के, और हमारे गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं और यहाँ हेल्थ बोर्ड के भी मेंबर हैं। मोहसिन घीवाला इज़ अगेन अवर मैनेजिंग कमेटी मेंबर एंड द गवर्निंग बॉडी। मिस्टर रियाज प्रेम जी जो है वो हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में, सपोर्ट में। एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन और हेल्थ के प्रोग्राम्स में जमात को सपोर्ट किया है फ्रॉम द डे वन। तो ही हैज़ ऑल्सो ईगरली डिज़ायर्ड हिमसेल्फ टू बी द पार्ट ऑफ दिस हेल्थ बोर्ड। प्रोफेसर नाजली हुसैन हैं, ये प्रोफेसर हैं सिविल हॉस्पिटल की, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वेरी वेल नोन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो भी हमारी हेल्थ बोर्ड की प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि फ़ीमेल से रिलेटेड बहुत सारे फ़ीमेल और बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम टाइमली कवर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर फरा नाज है, वो भी हेल्थ बोर्ड की मेंबर हैं। शी इज़ ऑल्सो कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो मैं आपको बताऊँगा वो डॉक्टर फरा नाज इज़ अ स्पीकर। इसके बाद डॉक्टर मैसम अब्बास है, इज़ अ ENT कंसल्टेंट, और वो भी हमारे कम्युनिटी के मेंबर हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ डॉक्टर अली अब्बास, इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट, और वो भी फातिमा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट भी हैं और ज़ियाउद्दीन में भी एज अ ER को हेड करते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट को। तो ये एक टीम है जो कि हेल्थ बोर्ड की टीम है। अब हेल्थ बोर्ड की हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस साल में और इसके बाद? तो एक तो सबसे पहले बताया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंसस, ये हम करेंगे इंशाल्लाह अनकरीब। हाँ जी, थैंक यू। इसके बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है, विमेन हेल्थ अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट। आपको पता है अभी हमने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें बहुत सारे हमारी कम्युनिटी ने इसका बेनिफिट लिया। ये बीमारी अनफॉर्चुनेटली जारी बात है बढ़ती जा रही है, और राइट टाइम पे अगर इसको डायग्नोस ना किया गया या इसको ट्रीट ना किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो विमेन हेल्थ अवेयरनेस, हमारी जो डाइटरी पैटर्न फीमेल की होनी चाहिए हर लिहाज से, वो क्या है, तो फीमेल के विमेन हेल्थ अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट भी हमारी प्रायोरिटी के अंदर है। स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज फॉर क्रॉनिक एलिमेंट्स, जैसे आज हमने शुरू किया डायबिटीज़, एक क्रॉनिक मसला है, और वर्ल्ड ओवर डायबिटीज़ का अनफॉर्चुनेटली मैंने आज ही एक डेटा पढ़ा, डॉक्टर अलीसगर इनको वो इंडोज भी कर देंगे, कि हर 4 लोगों में से एक आदमी इस वक्त पाकिस्तान में डायबिटिक है। 33 मिलियन, हम लोग इस वक्त नंबर 3rd पे आ गए हैं आफ्टर चाइना एंड इंडिया, ठीक है, डायबिटीज़ के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो 33 मिलियन लोग डायबिटिक हैं, और डायबिटीज़ सिर्फ एक बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब आपको बहुत वाज़ेह करेंगे कि इसके साथ बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपकी आइज़, किडनीज़ और बहुत सारी चीज़ें, अगर ना कंट्रोल किया जाए शुगर को तो बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो डॉक्टर अली असगर एंड मैडम शबनम जो है इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि क्या ऐसी तरीके हैं जिससे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जो है पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम एंड हेल्थ कैंप्स, ये ऑलरेडी हमने आज शुरू कर दिया है। दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम, और आगे आपको बहुत सारे प्रोग्राम इंशाल्लाह देखेंगे कि इस किस्म के प्रोग्राम्स होंगे। ये आज का हमारा पहला प्रोग्राम है। इसमें ये जब हमने पोस्टर बना लिया था उस वक्त डॉक्टर ने हमें कंफर्म नहीं किया था, तो सॉरी फॉर दैट, और बाद में इन्होंने ओके किया हमें, तो इनका नहीं है, बट शी इज़ अ वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट एंड वी आर लकी टू हैव मैडम शबनम हियर विद अस, एंड शी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एट फातिमा हॉस्पिटल एंड अदर नंबर ऑफ प्लेसेस।
तो ये आज का प्रोग्राम हमारा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करेंगे डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है और ये वी आर लकी कि वी हैव गॉट हमारी कम्युनिटी में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मैं अल मुर्तज़ा स्कूल से जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे माइलस्टोन्स अचीव किए। उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ये है कि इन्होंने यूके से एमआरसीपी किया, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है मेडिसिन के अंदर। इसके अलावा ये कंसल्टेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जो एक बहुत अहम इदारा है, और इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, पीईएस कहते हैं उसको। उसमें डॉक्टर साहब का जो रोल है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फोरम है। इसके अलावा मैं थोड़ी सी और इनके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि ये तो बहुत कम चीज़ें मैंने इनके बारे में लिखी है, बहुत सारी चीज़ें जो कर रहे हैं। आप अक्सर एफएम रेडियो में प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, टेलीविज़न में देख रहे होंगे, बहुत सारे टॉक शोज़। इन्होंने मेरे ख्याल से अपना मिशन बनाया हुआ है शायद डॉक्टर अली असगर आपने, कि डायबिटीज़ को कितना जल्दी जो है कंट्रोल किया जाए और इसमें लोगों को आगाही दी जाए। इसमें बहुत सारे इनके इनिशिएटिव्स हैं। और इसके अलावा ये रेजिडेंसी इन इंटरनल मेडिसिन और फेलोशिप एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर AKUH आगा खान से इन्होंने किया है, उसके साथ साथ MRCP यूके से किया है। इनके पास एक और चीज़ है कि फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये FSE USA की एक डिग्री है, फेलोशिप होती है। ये भी इनके पास ये भी इनके पास माशाल्लाह ये पार्ट भी है इनके पास। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एजुकेशन सीरीज़ है एसेंट के नाम से, जो एकेडमी ऑफ साइंसेस एंड कंटिन्यूस एजुकेशन इन डायबिटीज़। ये इंटरनेशनल एक बॉडी है और ये लोग जो है इनका सिर्फ एक ही मिशन है कि किस तरह से पेशेंट्स की हेल्प की जाए, ताकि वो डायबिटीज़ की जर्नी में अनफॉर्चुनेटली अगर आए हैं तो उनको कैसे कवर किया जाए। तो ये इनका ये भी इन पे माशाल्लाह ये मेंबर हैं उसके, और उसमें बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया स्पीकर है, मैंने बताया जैसे कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में बहुत सारे इनके क्लिप प्रोग्राम है। एक इनकी फेसबुक साइट है आयन पाक के नाम से, इसकी डिटेल शायद डॉक्टर साहब खुद बताएंगे इंशाल्लाह। इसमें इनके बहुत सारे जो लेक्चर्स जो दिए इन्होंने अब तक डिफरेंट, अब डायबिटीज़ में सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके हवाले से इनके बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो आप नेचुरली उनके साथ भी रेफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं, और इन्होंने आपने देखा होगा वहाँ स्टॉल लगे थे तो सारा डाइट पैटर्न भी बताया हुआ है कि रमज़ान के मंथ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है डायबिटिक पेशेंट को कि वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करे। सहर का एक टाइम है, इफ्तार का एक टाइम है, देन डिनर है। तो बाज़ औक़ात हम बहुत ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बाज़ औक़ात अनहेल्दी फूड ले लेते हैं, बाज़ औक़ात टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। तो क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये इंशाल्लाह डॉक्टर शबनम आपको, मैडम शबनम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगी। ये डॉक्टर मैडम शबनम का ये शी इज़ MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन, DIP इन्होंने किया है हॉस्पिटल डायटिक्स एंड मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर, एंड शी इज़ अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। सर्टिफाइड डाइटरी मैनेजमेंट एंड डायबिटिक एजुकेशन सर्टिफाइड है ये, और जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटरी सोसाइटी की, और क्लिनिकल डाइटिशियन विद ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स। सो वी आर लकी टू हैव मैडम शबनम, जो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड करेंगी इस हवाले से। अगला हमारा प्रोग्राम है, इसमें मैं आपको अभी ये टीज़र दे रहा हूँ, इसका टॉपिक वगैरह आपके पास इंशाल्लाह एडवर्टीजमेंट्स आती रहेगी। ये डॉक्टर फरानाज एंड डॉक्टर खतीजा मैडम खतीजा मैसम जो है, ये दोनों नेक्स्ट स्पीकर हैं, और इनफर्टिलिटी और फीमेल से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल जो होते हैं उनको रिलेटेड मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आज नहीं भी आ सके उनको भी आप ज़रूर ये कीजिएगा, क्योंकि हमारा एक इनिशिएटिव है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स होगा तो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ हमारे एफर्ट्स भी ज़ाहिर बात है इतने अच्छे नहीं हो सकेंगे जब तक आपका रिस्पॉन्स ना मिले। ये एक ब्रीफ एक ओवरव्यू था जस्ट टू स्टार्ट विद द प्रोग्राम, और ये कमिटमेंट आपसे है कि इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो है एजुकेशन की, ये आगे भी हम चलाते रहेंगे विद वेरियस कंसल्टेंट्स, जो हमारी कम्युनिटी के लोग भी हैं और जो आउटसाइड कम्युनिटी के भी हैं, वो भी इंशाल्लाह स्पीकर के तौर पे यहाँ आएंगे ताकि बेस्ट वे में हो। नाउ प्रॉपर्ली फॉर्मली इनवाइट डॉक्टर अली असगर, हु इज़ अवर टुडेज मेन स्पीकर, तो प्लीज़ वेलकम हिम विद अ बिग अप्लॉज। थैंक यू। आप सबको सबसे पहले खोजा जमात का और हेल्थ बोर्ड का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुझे यहाँ मदऊ किया। आप सबका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप संडे के दिन जब शाम के टाइम पे दिल नहीं चाहता तो भी उठ के आए हैं प्रोग्राम के लिए कि क्या हम बात करेंगे। डॉक्टर शबनम का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन की, और सबसे ज़्यादा यावर फरिश्ता साहब का जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं कम्युनिटी के, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट जो कम्युनिटी में हैं,
उनके मेंटोर हैं और आज इस प्रोग्राम को एंकर भी कर रहे हैं। इनके लिए प्लीज एक तालियां बजाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगला तकरीबन 1 घंटा शायद मैं और शबनम बात करेंगे। कोई फॉर्मल लेक्चर नहीं है, आप लोग सब रिलैक्स्ड हो जाएं, मोबाइल्स को साइलेंट कर लें ताकि आप और हम फिर बात कर सकें, ठीक है। रोजा बहुत जरूरी चीज है, जाहिरी बात है, और आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं वो यही कि हम रोजे को कैसे ऐसे रखें कि सुकून से रोजे को गुजारें। तो आए प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। आगे की 2 लाइट्स हम ऑफ कर सकते हैं प्लीज, आगे की 2 लाइट्स ऑफ हो सकती हैं। ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं, फातिमिया हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल और मेडिकेयर हॉस्पिटल जहाँ मैं हूँ। फातिमिया हॉस्पिटल में अब मेरा 10वां साल है और अब हमारे पास और भी 2 बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर्स आ गए हैं। बस आगे की बंद करनी। डॉक्टर सबीहा और डॉक्टर तहसीन जो बहुत ज़बरदस्त एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारी फातिमिया हॉस्पिटल की एंडोक्रिनोलॉजी की टीम में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि डायबिटीज़ बढ़ क्यों रही है, क्या वजह है डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। यावर भाई ने अभी बताया कि 4 में से 1 शख्स को इस वक्त डायबिटीज़ है। आइए ज़रा देखते हैं कि कुछ साल पहले क्या था। किसी को नहीं पता था कि आज साल बाद डॉलर 270 का होगा, 1 साल पहले सोचा भी नहीं था। डायबिटीज़ के साथ भी कुछ इसी तरह की स्टोरी है। ये 2017 की बात है, ये स्लाइड मैंने बनाई थी 2017 में, आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले हम बताते थे पाकिस्तान दुनिया में 10वें नंबर पे था। अच्छा, उस वक्त हम बताते थे कि भाई जो हमने प्रोजेक्शन बनाया था ना कि 2045 में जाके कहते थे हम 8वें नंबर पे आएंगे। 2045 में बना कब था? 2017 की बात बता रहा हूं। 4 साल के बाद 2021 में, आज से 2 साल पहले, पाकिस्तान 8वां तो छोड़े, बाकी नंबर छोड़े, दुनिया में 3रे नंबर पे आ गया डायबिटीज में, ठीक है। ये वैसे ही गया ऊपर जैसे डॉलर चला गया पिछले कुछ महीनों में, ठीक है। वहां भी गलतियां, यहां भी गलतियां। तो हुआ क्या, अब ये देखें हुआ क्या। ये इंडिया और चाइना के बाद अब पाकिस्तान दुनिया में 3रे नंबर पर है। और हैरानी की बात है कि पाकिस्तान में जो प्रेवलेंस है ना डायबिटीज की, भाई 100 में से कितने लोगों को डायबिटीज है? 26% प्रेवलेंस, यानी 100 में से 26 लोगों को पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज है। यही प्रेवलेंस इंडिया में और चाइना में कम है। हर 4 में से 1 शख्स पाकिस्तान में इस वक्त डायबिटीज का शिकार है। आपसे माजरत के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मैं पीछे भी चला जाऊं। तो ये डायबिटीज जो इतनी तेजी से बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या वजह है, डायबिटीज क्यों बढ़ी? थोड़ा सा हाथ उठाइएगा तो मैं आपकी तरफ आता हूं। क्यों बढ़ गई डायबिटीज? प्रोसेस्ड फूड, तो ग़िज़ा में बदपरहेजी कुछ, ठीक है, और लाइफस्टाइल, बिल्कुल लाइफस्टाइल ही बदल गया, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी मैं भी पार्क कर रहा था, मैंने कहा करीब से करीब पार्क करना है ताकि ज्यादा चलना नहीं पड़े। वो उसकी वजह थी ना, कोई डाकू न ले जाए, साथ में लैपटॉप भी था, ठीक है। बहुत सारी वजूहत है। और कोई वजह? एक्सरसाइज की कमी, टेंशन तो कराची वालों का आपने सुना है ना, जन्नत में हिसाब किताब नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। तो इसको कैंसिल कर देना रिकॉर्डिंग में बाद में से, ठीक। तो ये सारी वजह है। ये देखें, ओबेसिटी, बढ़ता हुआ मोटापा पाकिस्तान के अंदर। एक तरफ गुर्बत, एक तरफ मोटापा, दोनों पैराडॉक्स है। हाँ, हम लोग कहते हैं आधी कौम जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे रहती है, दूसरी तरफ आधी कौम का ये हाल है मोटापे का। ये 2018 की बात है, ये कोविड से पहले का टाइम है। 2018 में 50% पाकिस्तानी कौम जो थी वो मोटापे का शिकार थी। इसके बाद तो कोविड आया, लोग घर बैठे रहे, खाते पीते रहे, कंप्यूटर से वर्क फ्रॉम होम करते रहे, फिर आगे क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता। 2018 में 50% पाकिस्तानी मोटापे का शिकार थे। आगे बढ़े, ये अगली जनरेशन, ये पिछले साल की जो स्टडी रिपोर्ट आई, 40% चिल्ड्रन, 40% बच्चे मोटापे का शिकार है। अब देखें, जब मैंने कहा कि सब कुछ भूल जाना, अगले 1 घंटे में और शबनम बात करेंगे, तो मैंने कुछ काम की बातें यहाँ पे बैठ के करनी है। 40% बच्चे, आज यहाँ पे बच्चे नहीं आए, मेरा बेटा कह रहा था मैं आ जाऊँ, मैंने कहा बेटा तुम्हारे काम का नहीं है प्रोग्राम में, जरा बातें जरा मुश्किल किस्म की है। 40% बच्चे, हमारा मुस्तकबिल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से डील करेगा। आप यकीन करें, आज हम क्लिनिक करते हैं, पहले बच्चे नहीं आते थे डायबिटीज के साथ, आज मेरे क्लिनिक में 12 साल, 13, 14, 15 साल के बच्चे टाइप 2 डायबिटीज है, उनको क्लिनिक में आते हैं। वजन कितना है? 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो। जब माँ बाप को हम बताते हैं भाई आपके बेटे को, बेटी को डायबिटीज हो गई है, तो वो हैरान हो जाते हो, कहते भाई ये कैसे हो गई डायबिटीज? हम बताते भाई मोटापा, तो कहते मोटापा, लेकिन हमें तो नहीं पता था मोटापा है। हम तो समझे कि खाते पीते माशाल्लाह खा पी रहे हैं बच्चे, हम नहीं खा सके थे अपनी जवानी में, वो हम बच्चों को खिलाएंगे। तो बहरहाल ये फ्यूचर जनरेशन इस तरफ जा रही है। और आज जब बैठना है और जब प्रोग्राम खत्म हो तो बहुत सारी चीजों पे गौर करना है और घर जाके तब्दीली करनी है इंशाल्लाह। वजह क्या है? पोर्शन साइज। पहले आता था 1 बर्गर, अब आता है डबल डेकर, ट्रिपल डेकर, उसमें चीज ऐड करो, 1 लेयर चीज, 2 लेयर चीज,
चिप्स में भी ऐसे ही, पहले वो बर्गर के साथ थोड़े चिप्स आ जाते थे, अब अलग से चिप्स, फिर मीडियम साइज, लार्ज साइज, अप साइज, टॉप साइज, सारी चीजें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि ये डाइट जो है ना बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। देखें इस वक्त हमारे घरों के अंदर चैलेंज है, मेरे अपने घर में भी चैलेंज है। जो एप्स आ गई हैं मुख्तलिफ, वो बच्चों को पता है कि ऐप में आप ऑर्डर कर दें, और ऐप के अंदर भी वो आपको ऑर्डर भी वो रिपीट ऑर्डर, वही सेम ऑर्डर पिछला वाला, हाँ, और वो आपको रेकमेंड भी करते रहते हैं चीजें। तो डाइट अक्सर बदल गई। इसके बाद एक्सरसाइज न होने के बराबर है। जो लोग पहले चलते फिरते थे, मैं जब छोटा था मुझे याद है, हम लंबा चलते चले जाते थे। आज मैं अपने बच्चों को, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं नीचे भी उतरने नहीं देता अकेले, मैं कहता हूँ भाई कोई हालात अच्छे नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारे अवामिल है कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज कम हो गई, खाना पीना कम हो गया, डायबिटीज तेजी से बढ़ गई। ये तो हमने बात करी बढ़ती हुई डायबिटीज की। आज जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज और रमजान है, ठीक है। डायबिटीज और रमजान पे आज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप लोग जाहिर है सब मुसलमान हैं, रोजे रखना चाहते हैं, रोजे रखते हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद क्या है, क्यों हमने प्रोग्राम रखा कि भाई रोजा और डायबिटीज। अब जाहिर है रजब में, शाबान में, रमजान में आप लोग सब रोजा रखते हैं, तो हमने क्यों आज ये रखा, क्योंकि रोजा जो है जाहिर है फुरूए दीन में नंबर 2 पे नमाज के बाद रोजा है, और रोजा एक वाजिब इबादत है, और सब चाहते हैं कि अपनी इबादत को करें। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब 8 साल का था तो हमने रोजे शुरू किए थे, और फिर याद नहीं पड़ता कि कभी रोजा छोड़ा हो। तो मुझे भी कोई बोले भाई अब आप रोजा नहीं रखेंगे डॉक्टर इलियास का, तो मैं भी ठिठक जाऊंगा, रोजा कैसे नहीं रखूंगा, बचपन से रखा है ना। इसी तरह लेकिन मैं नहीं कह रहा रोजा नहीं रखना है, रोजा तो जाहिर है ज्यादातर लोग हमारे रोजा रखते हैं। आज प्रोग्राम का जो मकसद है ना, इतना बड़ा महीना आता है कि इसमें टाइम नहीं होता इधर उधर जाने का, टाइम नहीं है इस महीने में डॉक्टर के पास जाने का, टाइम नहीं है कि तबीयत खराब हो जाए। इतना बड़ा महीना आता है तो हम सब चाहते हैं कि इस महीने के अंदर इबादत करें, रोजे रखें, दुआएं पढ़ें, दर्स में जाएं, कुरान ख्वानी में जाएं। ऐसे में शुगर को तंग नहीं करना चाहिए किसी भी डायबिटीज के मरीज को। इसी वजह से आज हम रमजान एंड डायबिटीज पे बात कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये रोजे, आप में से कितने डायबिटिक है, सवाल तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन कितने लोग ऐसे जो किसी भी मर्ज की वजह से रोजे में डिफिकल्टी फेस करते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं तो कितने लोग हाथ उठाएंगे रोजे में डिफिकल्टी महसूस करते? पीछे कोई नहीं देखेगा, सब आगे देखेंगे, ठीक है। कुछ लोग महसूस करते, जाहिर है सवाल ऐसा है कि मैंने पूछ लिया लेकिन आप जवाब भी कैसे देंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले कुरान में सूरह बकरा में, जाहिर है रोजे में चैलेंजेस हैं। जब भी कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 184 में, मैं मफहूम बताऊंगा, पूरी आयत मुझे याद नहीं है, बड़ा क्लियर कहा है कि जो रोजा नहीं रख सकते हैं, जो बीमार है किसी वजह से, या तो वो उतने ही दिन बाद में पूरा कर लें, या फिर किसी मिस्कीन को खाना खिला दें, फिदिया दे दें। यानी कुरान खुदा भी इस चीज का वो रखता है कि हाँ मेरे बंदों में कुछ ऐसे होंगे जो शायद नहीं रख सकते होंगे। ये तो जाहिर है मैंने एक बात बता दी, लेकिन अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं और आज के उलमा के फतावे देखें, मैं जाहिर है फतवों की रोशनी में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं खुलासतन बता दूं कि आयतुल्लाह सिस्तानी की ऑफिस से जब सवाल किया कि भाई डायबिटीज का मरीज कोई खतरा है, कोई वजह है, रोजा रखे नहीं रखे, क्या करे, तो उनका जवाब बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा कोई भी मरीज हो, चाहे डायबिटीज का मरीज हो, चाहे कोई और मरीज हो, अगर वो समझता है कि रोजा मेरे लिए खतरा बन सकता है, मेरी सेहत के लिए खतरा बन सकता है, तो उसको इख्तियार है वो रोजा न रखें। वो बाद में या तो गिनती पूरी कर लें, बाद में रोजे रख लें, या वो फिदिया दे दें। आयतुल्लाह खामनाई के ऑफिस में मैंने उनको सवाल भेजा, मैंने उनको लिखा है, आगा साहब मैं डॉक्टर हूँ, डायबिटीज का माहिर हूँ, और मैं खुद भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, मैं भी रोजे रखता हूँ, और मेरी कोशिश होती है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने मरीजों के, मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि सबको इजाजत दी जाए डायबिटीज के मरीज को रोजा रखने की। रोजे से एक स्पेशल अटैचमेंट होती है सबकी और वाजिब अमल है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई ऐसा मरीज जरूर होता है जिसको मैं कहता हूं कि नहीं आपके लिए रोजा रखना ये मुमकिन नहीं है, आपको नहीं रखना चाहिए रोजा, क्योंकि आपके लिए ये खतरनाक है। तो मैंने आयतुल्लाह खामनाई से सवाल किया कि मैंने कहा क्या मरीज को मेरी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, रोजे भी रख रहा हूं। हाँ, तो उनका भी जब जवाब आया तो उन्होंने कहा देखें आप डायबिटीज के माहिर हैं, आपने मशवरा दे दिया, फिर इख्तियार फिर मरीज के पास है। अगर वो आप पे ट्रस्ट करता है मरीज और बोले भाई मेरे डॉक्टर है, ये खुद भी मुसलमान है, ये प्रैक्टिस भी करता है, ये भी रोजे रखता है, आपकी बात मान ले, रोजे नहीं रखे, ठीक है। लेकिन अगर मरीज ये समझता है कि नहीं डॉक्टर अली ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि मैं रोजे बगैर किसी खतरे के रख सकता हूं, तो रखें रोजे। और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर आपको डॉक्टर ने इजाजत दे दी, मैं किसी को इजाजत दे दूं कि आप रोजा रखें,
लेकिन फिर भी डायबिटीज का मरीज समझता है कि नहीं, डॉक्टर अली ने तो इजाजत दे दी अपने 1 2 3 4 वाले चार्ट देखकर जो वो करते हैं, लेकिन मैं रोजा रखूंगा तो मेरी सेहत के लिए खतरा है, तो फिर आपको इख्तियार है कि आप रोजा छोड़ दें। यानी शिया इस्लाम के अंदर टोटल इख्तियार आपके हाथ में दे दिया है कि आप समझते हैं और जेन्युइनली समझते हैं कि आपकी रोजा आपकी सेहत के लिए खतरा है, तो आप रोजा छोड़ के या तो गिनती बाद में पूरी करें या फिदिया दे दें, या आपको लगता है कि नहीं मेरा डॉक्टर ट्रस्टवर्दी है, मुझे बता रहा है कि मेरे लिए नुकसानदेह है, मैं रोजा नहीं रखूंगा। जहां तक मेरे ज्यादातर मरीज हैं वो मेरी बात मान लेते हैं, क्योंकि जाहिर है मुझे दिखा रहे घर से तो पता है कि डॉक्टर अली ने बोल दिया खतरा है, नहीं रखना है, नहीं रखना है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस हुई इस बार भी, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कितने फीसद मुसलमान जो है वो रोजा रखते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे देखकर। पूरी दुनिया में जो मुसलमानों का डेटा लिया गया 52-53 मुल्कों से, जहां जहां मुसलमान हैं और रोजा रख रहे हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो देखा गया कि 80% मुसलमान कम से कम 15 रोजे जरूर रखते हैं, टाइप 2 डायबिटीज वाले। अच्छा, ज्यादातर जो डायबिटीज के मरीज होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। तो देखा गया कि 80%, चल गया, चलिए बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ दीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ये भी देखें कुदरत, क्योंकि आगे जो स्लाइड आने वाली थी वो दिखाना भी लाजमी था, तो जहां तक मैं पहुंच सकता था पहुंच गया। अब अच्छा आगे की स्लाइड्स आ गई। थोड़ा सा दोबारा एक रिकैप लेते हैं क्विक। फास्टिंग, ये मैंने बताया था हमने प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज कराया। प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद है कि भाई रोजे रखें, भरपूर रखें, एंजॉय करें माह रमजान को। माह रमजान ऐसा महीना आता है कि रूहानी तौर पे इंसान एंजॉय कर रहा होता है, तो आज हम आपको इसी में फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सूरह बकरा की आयत जो हमने, जिसका मैंने मफहूम आपके सामने बयान किया, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आयत नंबर 184, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों के रोजों से गिनती पूरी कर ले, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उनके जिम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज्यादा नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। इसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया, जब ये मल्टीमीडिया ऑफ था तो मैंने आपसे जिक्र किया, आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा भी बता दिया। मैंने जो सवाल आयतुल्लाह खामनाई साहब से leader.ir पे उनकी वेबसाइट पे पूछा, वो जवाब भी आपको बता दिया, ये मौजूद है, जो चाहे मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कितने मुसलमान रोजा रखते हैं, तो 80% मुसलमान 15 या उससे ज्यादा रोजे जरूर रखते हैं, टाइप 2 डायबिटीज वाले। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी प्रैक्टिस का बताऊं, जो मुझे साल काफी हो गए डायबिटीज को प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे मरीजों में तकरीबन 90% ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो रोजा रखेंगे इस साल भी, 90-95% है। कुछ लोग होते हैं जो सर्विस में अभी आए होते हैं, मुझे 3 महीने पहले दिखाया है, शुगर 450-500 है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको तैयार करना है इस माह रमजान के लिए, लेकिन वो भी इंशाल्लाह अगले साल के लिए तैयार हो जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फर्क क्या है, क्या वजह है कि रमजान में डायबिटीज वाले को ख्याल रखना है? क्योंकि डायबिटीज के मरीज का आम मरीज होता है और जितना खाता है अंदर उतनी इंसुलिन बनती है, खाने को ठिकाने लगा देती है जगह पे। डायबिटीज के मरीज में ऐसा नहीं है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज में अंदर या तो इंसुलिन बन नहीं रही या काम नहीं कर रही है। वो मरीज बाहर से या तो दवा ले रहा है या इंसुलिन ले रहा है, यानी अंदर से ऑटोमेटिक जो खुदा का निजाम बनाया हुआ था वो निजाम थोड़ा कमजोर है। बाहर से हम उसको इंटीमेट आर्टिफिशियली उसको ठीक ठाक करने की कोशिश करते हैं। कहां खुदा का निजाम, कहां हमारा निजाम, हाँ, जिनको कुछ नहीं आता। तो बात यह है कि आम तौर पे क्या होता है, डायबिटीज का मरीज नाश्ता भी करता है, ये आम दिनों का बता रहा हूं, फिर दोपहर का खाना खाता है, फिर रात का खाना खाता है। और चूंकि डायबिटीज के मरीज में हम कहते हैं लंबे अरसे के लिए भूखा पेट मत रहो, क्योंकि कुछ दवाइयां और इंसुलिन शुगर को लो कर सकती हैं। तो हम आम तौर पे डायबिटीज के मरीज को कहते हैं कि हर खाने के 2.5-3 घंटे बाद कोई ना कोई स्नैक ले लो। अच्छा, स्नैक में क्या हो सकता है, कोई बताएगा? हाँ, बिस्किट, शुगर फ्री वाले बिस्किट, हाँ, वो टक और मैरी वाले बिस्किट नहीं, फ्रूट हो सकता है, वेरी गुड, और ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, छोले हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, सैलेड हो सकती है, बिल्कुल। तो हम डायबिटीज के मरीज को कहते हैं भाई हर खाने के 2.5-3 घंटे बाद कोई छोटा स्नैक ले लो और 3 टाइम खाना खा लो। ये ज्यादा उन मरीजों को कहते हैं स्नैक ले लो जो ऐसी दवाइयों या इंसुलिन पे होते हैं जो शुगर को लो कर सकती हैं। तो डायबिटीज के मरीज का 3 खाने हो गए और 3 स्नैक हो गए। अच्छा, माह रमजान में क्या होता है? माह रमजान में एक सहरी होती है, एक इफ्तारी होती है, और फिर रात का खाना होता है, नहीं होता है? कम होता है, नहीं होता है? कोई लोग मना कर रहे हैं नहीं होता है, होता है, ज्यादा होता है। इस पे भी बात होगी, शबनम को बुलाने का मकसद ही यही है, ठीक है? देखें, इस पे भी बात होगी। तो होता क्या है, वो जो 6 मील थे ना, 3 मील और 3 स्नैक, वो कट हो गए, तकरीबन 3 रह जाते हैं। सहरी, इफ्तारी और शायद डिनर है नहीं है,
कभी ज्यादा है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो इफ्तार से फिर सहरी तक चुक 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 करके खाते ही रहते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे भी लोग होते होंगे, ठीक है। कहने का मतलब है निजाम बदल जाता है, एक बड़ा डिस्टेंस आ जाता है सहरी और इफ्तार के बीच में। ये देख रहे हैं, ये एक डिस्टेंस आ गया, सहरी और इफ्तार के बीच में एक फासला आ जाता है। इस फासले में चूंकि मैंने बताया था बाहर से हम सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, अंदर की इंसुलिन, अंदर का निजाम उस तरह काम नहीं कर रहा, हम तो आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रहे हैं। अब आम कोई शख्स होगा उसका तो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, वो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि निजाम अंदर बिल्कुल ठीक है, जितना खाया उतनी इंसुलिन बन जाएगी। चूंकि हम डायबिटीज के मरीज में बाहर से चीजें कंट्रोल करते हैं, यहां हम जाके फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? अब हमें सहरी में ऐसी दवा देनी है कि इफ्तार तक उसका शुगर ना लो हो ना हाई हो, इफ्तार में ऐसी दवा देनी है कि हाई नहीं हो जाए कहीं। आम आदमी हो इफ्तार पे थोड़ा ज्यादा खाएगा, ज्यादा इंसुलिन बनेगी, मामला हल हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज के मरीज के साथ ऐसा नहीं। इसी फासले को हम फायदे में भी ले सकते हैं और इसी फासले का नुकसान भी हो सकता है। फायदा क्या होता है इसका? इंटरमिटेंट फास्टिंग, आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्ड सुना हुआ है? हाँ, फेसबुक का वर्ड है, सबने सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग। शबनम भी बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? आप 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे या कभी कभी इससे भी ज्यादा कुछ भी नहीं खाते हैं। जब आप कुछ नहीं खाते हैं तो बॉडी कहती है अब क्या करें, एनर्जी किधर से आएगी? तो फैट स्टोर्स को तोड़ना शुरू करो। तो फैट स्टोर्स टूटते हैं और वहां से कैलोरीज आती है और आप वजन को कम करते हैं। डायबिटीज के मरीज में वो तमाम मरीज जो ऐसी दवाइयां लेते हैं जो शुगर को लो नहीं करती, वो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं माह रमजान में। लेकिन जो ऐसे मरीज हैं जो ऐसी दवाओं पे हैं जिनका शुगर लो हो सकता है, वो वहां आके फंस जाते हैं। इतने लंबे टाइम के लिए अगर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो शुगर कहीं लो ना हो जाए। पता चला जब तक फैट के स्टोर से कैलोरीज निकल के आने लगेगी, जब तक तो वो इंसुलिन या दवा शुगर लो कर सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डायबिटीज का मरीज जब रमजान में रोजा रखे तो ऐसे प्लान के साथ रखे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का पूरा पूरा फायदा उठा सके, ठीक है। इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, रिस्क क्या है? क्या रिस्क है? क्यों हम कहते हैं कि डायबिटीज के मरीज के लिए, कुछ मरीजों के लिए कुछ खतरा हो जाता है? खतरा क्यों होगा? मैंने बताया जब इतनी देर कुछ नहीं खाएंगे तो शुगर लो हो सकता है। इसी तरह इफ्तार पे आप चले गए ससुराल, वहां पे आपने खा लिया ज्यादा इफ्तार में, ठीक है, हाँ सब मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, तो आपने ज्यादा खा लिया। अब हमें तो नहीं पता था कि आप एक दिन दावत में भी चले जाएंगे और वहां खूब खाएंगे और शुगर हाई हो जाएगी। आम इंसान की बॉडी इसको केटर कर लेती है, लेकिन डायबिटीज के मरीज की दवाइयां फिक्स्ड हैं। वो आप ससुराल के लिए एक एक्स्ट्रा गोली लेके तो नहीं गए थे वहां दावत के लिए, तो कभी शुगर हाई हो सकती है, कभी शुगर रमजान में लो हो सकती है। इसी तरह रमजान में पानी की कमी तो होगी, जाहिर है आपने सहरी से इफ्तार तक पानी नहीं पिया। एक मरीज को मैंने कहा भाई पानी खूब पीना है रमजान में, आपने 10-12 गिलास दिन में, गलती से दिन में कह दिया, कहने लगा पी सकता हूं पानी रोजे में? मैंने कहा भाई इफ्तार के बाद कह रहा हूं मैं, रोजे में नहीं कह रहा, ठीक है। अब हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, एक डॉक्टर ऐसा ना बाद में रमजान के बाद बोले आपने कहा था पानी पी लेना, ठीक है। तो बहरहाल होता क्या है कि पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है ना शरियानों के अंदर, तो गिल्टियां बन सकती, गिट्ठे बन सकते हैं जो हार्ट अटैक, फालिज करा सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए माह रमजान में, पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। दोबारा बता रहा हूं, इफ्तार और सहर के बीच की बात कर रहा हूं मैं। तो ये वो रिस्क हैं, वो चैलेंजेस हैं। अब आप लोगों से सवाल है, ये सही है कि नहीं है? आई हैव डायबिटीज, आई हैव फास्टेड ऑल माई लाइफ, मुझे डायबिटीज है, मैंने सारी जिंदगी रोजा रखा है, मैं इस साल भी रोजा रखूंगा और मुझे किसी डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सही है या गलत है? ओए होए, तालियां बजाएं भाई इनके लिए, तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, बजा दें तालियां, बच्चा खुश होगा, याद रखेगा। ठीक है, तो देख लो मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में। तो क्या ये सही है? सॉरी यार, जवाब गलत निकला। कोई बात नहीं, अगला सवाल भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये डायबिटीज, आपकी डायबिटीज ठीक भी है, फिर भी आपने डॉक्टर से मिलना है। आप अपने मालिज से शुगर के मिलें ताकि वो सारी चीजें एडजस्ट करें, ताकि आपको माह रमजान में ना लो शुगर हो ना हाई शुगर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या सिर्फ डायबिटीज के मालिज से मिलना चाहिए या किसी स्पेशलिस्ट से भी मिलना चाहिए? स्पेशलिस्ट से भी अगर जरूरत है। अगर आपको हार्ट का मसला है, अपने हार्ट वाले से मिले, उसको बता दें मैं 14 घंटे का फास्ट रोजा रखने वाला हूं, पानी नहीं पीऊंगा 14 घंटे। अब वो आपको बताए कि हाँ जी 14 घंटे आप पानी नहीं पिएंगे, तो अभी दवाइयां कैसे सेट करनी है। किसी को फालिज हुआ है, फालिज दोबारा डिहाइड्रेशन से फालिज बढ़ सकता है, तो जिस किसी को फालिज हुआ है अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिले कि मैं रोजा रखने जा रहा हूं, मुझे गाइड कर दें प्लीज। अगर कोई किडनी का मरीज है जिसको किडनी कमजोर है, वो अपने किडनी स्पेशलिस्ट से मिले कि भाई मेरा किडनी कमजोर है, मुझे बताएं मैं रोजा रख सकता हूं कि नहीं, और रोजा रखूं तो कैसे रखूं कि मुझे कोई मुश्किल नहीं है और मैं माह रमजान एंजॉय करूं। अच्छा, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? देखें डॉक्टर कितनी चीजें देखता है, मैं सिर्फ एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूं। डॉक्टर देखता है कि डायबिटीज की टाइप कौन सी है,
टाइप 1 है, टाइप 2 है। टाइप 1 वाले इंसुलिन पे होते हैं, टाइप 2 वाले ज्यादातर दवाओं पे होते हैं, लेकिन कुछ टाइप 2 के मरीज भी उनको बाद में इंसुलिन लेनी पड़ती है। इसके बाद है पेशेंट मेडिकेशंस। फिर डॉक्टर देखता है कि जी जो मरीज की दवाइयां हैं ये क्या चल रही है और मुझे कैसे इसको एडजस्ट करना है। इंडिविजुअल हाइपोग्लाइसीमिक रिस्क, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक का लो होने का, शुगर लो होने का अलग रिस्क है। अगर कोई बूढ़ा शख्स है जो घर में अकेला रह रहा है तो मुझे पता है कि शायद इनका लो हो जाए, अगर ये सही तरह सहरी नहीं कर पाएंगे तो इनका शुगर लो हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, किसी को हार्ट अटैक है, किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को साथ साथ फालिज तो नहीं हुआ था, मुझे ये चीजें भी एज ए डॉक्टर देखनी है। इंडिविजुअल सोशल एंड वर्क सर्कमस्टेंसेस, सोशल सर्कमस्टेंसेस जो मैं कह रहा था कि कोई 70 साल का शख्स है, वो घर में अकेला है, कोई भी घर में नहीं है, मुझे पता है इनको शुगर लो होगा तो कोई सपोर्ट के लिए फौरन नहीं आ जाएगा। वर्क सर्कमस्टेंसेस, कोई मजदूर है, बिल्डिंग बना रहा है, 10वें माले पे खड़े होकर ईंटें लगा रहा है तपती धूप में 45 डिग्री के अंदर, ये मुझे 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 एज ए इंसान की जान बचाने में मुझे पता होना चाहिए ये बात कि वो क्या करता है, उसका काम क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो सेफ्टी के साथ रोजा रखे। प्रीवियस रमजान एक्सपीरियंस, पिछले रमजान में क्या हुआ था, पिछले माह रमजान में क्या हुआ था, कोई मुश्किल तो नहीं हुई थी? अगर पिछले माह रमजान में कोई शदीद लो हो गया था और आपको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये सारी चीजें डॉक्टर जो है असेस करता है। अच्छा, डॉक्टर्स 2016 से पहले हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, सब कुछ हमें अपने कंधे पे रख के करना पड़ता था। 2016 के बाद 13 मुल्कों के डायबिटीज के माहिरीन ने मिलकर गाइडलाइंस बनाई कि करना क्या चाहिए। उस जमाने में बहुत तहकीक नहीं थी रमजान और डायबिटीज और फास्टिंग पे, फिर तहकीक भी आना शुरू हो गई। 2021 में ये पूरा मॉडिफाई हो गया और उन्होंने पूरा एक सिस्टम लेकर आ गए कि कैसे इवेल्युएट करना है एक डॉक्टर को मरीज को और कैसे उसको इजाजत देनी है कि नहीं देनी है। आज हम जिन चीजों पे हम बात करेंगे उनमें रिस्क क्वांटिफिकेशन है कि एक डॉक्टर हम कैसे रिस्क देखते हैं कि आपका रिस्क कितना है, डायबिटीज का रोजा रख सकते हैं नहीं रख सकते, रखे तो कैसे रखाना है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग रमजान में करनी है नहीं करनी, करनी है तो कैसे करनी है, कितना पानी पीना है, क्या खाना है। शबनम हमारे साथ है इसके लिए। एक्सरसाइज करनी है नहीं करनी, दवाइयां इस्तेमाल होंगी कैसे होंगी, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और रोजा कब खोलना चाहिए, दौरान रोजा कब आपको लगता है कि मुझे रोजा इंतजार नहीं करना है इफ्तार का और रोजा खोल लेना है, इस सब चीजों पे हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले रिस्क क्वांटिफिकेशन। हमारे पास पूरा एक स्कोरिंग सिस्टम है जिसके जरिए हम देखते हैं कि कौन रोजा रख सकता है, किसे इजाजत देनी है और किसे इजाजत नहीं देनी, हाई रिस्क। ये पूरा वो स्कोरिंग शीट है, नजर आ रही है आप लोगों को? अगर आ रही है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे बहुत छोटी है, मैं इसको भी इंडिविजुअल बताऊंगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये 14 पैरामीटर्स हैं, 14 अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पे हम ये फैसला करते हैं कि रोजा रखने की इजाजत दें या ना दें, और दें तो फिर क्या करना है आगे उस पर बात करेंगे। अब होता क्या है, इसमें स्कोरिंग सिस्टम है, जितना आपका स्कोर ज्यादा है आप रोजा नहीं रख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 6 से ज्यादा है तो हाई रिस्क है, हम रोजे के लिए रोकते हैं कि नहीं जी आपका खतरा ज्यादा है, और कुरान खुद कहता है कि खतरा है तो आपकी जान को खतरा है तो हम ना रखें रोजा। 3.5 से 6 मॉडरेट रिस्क है, यानी ये वो लोग हैं जिसको हम कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक करके रोजों के लिए रेडी कर दें इंशाल्लाह। 0 से 3 जो स्कोर है ये है लो रिस्क, इसमें हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है रोजा रखें, लेकिन इसमें भी जब रोजे की इजाजत देते हैं तो हम दवाइयों को एडजस्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें सिखा के इजाजत देते हैं ताकि रमजान में हमारे पास नहीं आना पड़ जाए वापस, ठीक है। अब इस पे मैं एक एक अवामिल आपको दिखाता जाऊंगा, आप चाहें तो अपना स्कोर खुद अभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, बाद में हम आपको दे देंगे, ये सब इंटरनेट पे, ये इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का स्कोर है, ये डॉक्टर करता है, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि डॉक्टर देखता क्या क्या है ये सारी चीजें करने से पहले, ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज है तो आपका 1 स्कोर है। अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज है, बड़ों वाली डायबिटीज जिसमें आपने दवाइयां ली और शायद दवाइयां काम नहीं करी तो आपने इंसुलिन ली, ये टाइप 2 डायबिटीज है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है आपका स्कोर है 1, टाइप 2 डायबिटीज है आपका स्कोर है 0। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है कितना दौरानिया है डायबिटीज का। दौरानिया से क्या होता है, पेचीदगियों का पता चलता है, कितनी छुपी बैठी होंगी अंदर मरीज के। 10 साल से कम ड्यूरेशन है डायबिटीज का 0, 10 साल से ज्यादा ड्यूरेशन है 1 पॉइंट हो गया। पॉइंट अपने बनाते जाओ अगर किसी को बनाने। लो शुगर हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई लो शुगर का एपिसोड नहीं हुआ है 0, अगर लो हुआ है लेकिन हफ्ते में 1 दिन से कम होता है तो 1 पॉइंट है, अगर बार बार लो हो रहा है 3.5 पॉइंट, अगर इतना शदीद लो हो गया कि किसी बेहोश हो गया और किसी को ग्लूकोज देना पड़ा या अस्पताल ले जाना पड़ा 5.5 पॉइंट।
हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस, यानी ऐसा लो शुगर के पता ही नहीं चला कि लो हो गया। ऐसा भी होता है, कुछ लोग बिल्कुल, अक्सर लोगों को क्या होता है, कपकपी होगी, ठंडी लगेगी, पसीने आएंगे, गुनूदगी होगी, चक्कर आएंगे, पता चल जाएगा शायद लो हो रहा है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पता नहीं चलता, यूं बैठे और यूं गिर गए नीचे। इन लोगों को इनका पॉइंट कितना है, 6.5 पॉइंट है, ठीक है। ये 3 अवामिल हो गए। चौथा है कि आपका शुगर कितना कंट्रोल्ड है रमजान से पहले। अगर आपका 3 महीने का एवरेज, HbA1c पता है ना आप लोगों को, 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है, तो अगर वो एवरेज आपका 7.5 से कम है तो 0 पॉइंट है, अगर 7.5 और 9 के बीच में है तो 1 पॉइंट है, और 9 से ऊपर है तो 2 पॉइंट है। यानी जितनी डायबिटीज आपकी खराब है, आपका पॉइंट ज्यादा है, स्कोर ज्यादा है, यानी खतरा बढ़ेगा। इसी तरह टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं दिन में, वो जो मिक्स्ड इंसुलिन आते हैं, मिक्सटार्ड है, यूमिलिन 70-30 को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है, अगर वो 2 या उससे ज्यादा इंजेक्शन है तो 3 पॉइंट। अगर कोई बेजल बोलस लगाता है जिसमें 3 टाइम खाने के साथ इंसुलिन लगती है और एक रात को अलग से इंसुलिन लगती है, अगर कोई इस सिस्टम पे है तो 2.5 पॉइंट। अगर कोई एक टाइम मिक्सचर इंसुलिन लगाता है, जैसे मिक्सटार्ड या यूमिलिन 70-30 सिर्फ एक बार लग रही है, तो उसके 2 पॉइंट है। अगर कोई ऐसी इंसुलिन लगाता है जो सिर्फ रात में एक टाइम लगाते हैं, जो लेंटस लेवेमेर के नाम से आमतौर पर रात में एक बार लगती है, तो उसके 1.5 पॉइंट है। अगर कोई ग्लिबिनक्लेमाइड दवा लेता है तो 1 पॉइंट है, कोई ग्लिक्लाजाइड ग्लिमीपिराइड दवा लेता है तो आधा पॉइंट है, और इसके अलावा अगर कोई कुछ भी ले रहा है तो उसके 0 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम दवाइयां देख के पॉइंट डिसाइड करते हैं। फिर है सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, घर में कौन चेक करता है और कौन नहीं चेक करता है। तो जो बिल्कुल चेक नहीं करता है उसके तो 2 पॉइंट हो गए, जो करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना मैंने कहा है तो 1 पॉइंट, और कोई सारा चेक करता है, घर में लिखता है, चार्ट बनाता है, तो उसके 0 पॉइंट है, वो अच्छा मरीज है, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशंस, हाई शुगर की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल तो नहीं होना पड़ा, तो अगर आपको दाखिल नहीं होना पड़ा पिछले 1 साल में तो 0 पॉइंट है। अगर पिछले 3 महीने में दाखिल हुए तो 3 पॉइंट है, 3 से 6 महीने में हुए तो 2 पॉइंट है, और पिछले 1 साल में दाखिल हुए तो 1 पॉइंट है। इसका मतलब कोई भी पेचीदगी के साथ दाखिल हुआ है तो उसके पॉइंट ज्यादा हैं। इसी तरह अगर किसी को हार्ट का या फालिज का मसला नहीं है तो 0, मसला है हार्ट का लेकिन एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 पॉइंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा हार्ट का मरीज है जिसको चलने में एंजाइना हो रहा है तो उसके 6.5 पॉइंट है। याद रखें 6.5 पे तो हाई रिस्क वैसे ही चला जाता है, 14 फैक्टर मिला के पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह किडनी का फंक्शन है, किसी का किडनी बिल्कुल ठीक है तो 0, और जैसे जैसे किडनी की कमजोरी बढ़ेगी पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। ये GFR है, आमतौर पे क्रिएटिनिन का टेस्ट कराया जाता है, लेकिन बहुत सारी लैब्स अब GFR भी करती है। अगर आप गूगल भी करेंगे ना तो GFR आपको बता देंगे किडनी के हिसाब से और उम्र के हिसाब से। इसी तरह हमल है, अगर हमल नहीं है तो 0, हमल है लेकिन शुगर ठीक है तो 3.5, और हमल है और शुगर भी ठीक नहीं है तो 6.5 पॉइंट। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो जाहिर है अपने बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके पॉइंट हो जाते हैं 6.5। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी उम्र के चल फिर रहे हैं लेकिन घर में सपोर्ट नहीं है तो 3.5 पॉइंट है, और कुछ लोग जाहिर है नहीं है ये कोई भी प्रॉब्लम तो 0 पॉइंट है। फिजिकल लेबर, कोई हाई इंटेंस लेबर काम कर रहा है, कोई मेसन है, बिल्डिंग में बिल्डिंग बना रहा है, ऊपर ईंटें चढ़ा रहा है, सारी चीजें, तो उसके 4 पॉइंट है। फिर मॉडरेट इंटेंस लेबर, कोई रेडी चला रहा है रोड के ऊपर, 2 पॉइंट है। किसी का हार्ड लेबर नहीं है, ऑफिस जॉब है, 0 पॉइंट्स है। प्रीवियस रमजान एक्सपीरियंस, पिछले रमजान में शुगर लो हाई कुछ हो गया था तो 1 पॉइंट, कुछ नहीं हुआ तो 0 पॉइंट। इसी तरह फास्टिंग का ड्यूरेशन 16 घंटे से ज्यादा है तो 1 पॉइंट, 16 घंटे से कम है, जो कराची में 16 घंटे से कम है तो 0 पॉइंट। ये सब दिखाने का मकसद ये था कि रोजा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें रोजा अब रखना है, तरीका बताएं, तो इस 14 अवामिल पे फैसला डॉक्टर करता है कि अब मैं इस पॉइंट स्कोरिंग के हिसाब से वो देखता है कि मुझे इजाजत देनी है, नहीं देनी, और देनी है तो किस तरह देनी है। तो मैंने पहले भी बताया 0 से 3 लो रिस्क है, 3.5 से 6 मॉडरेट रिस्क है, और 6 से ज्यादा हाई रिस्क है। लो रिस्क में हम इजाजत दे देते हैं रोजा रखें। मॉडरेट रिस्क जहां पे आ जाता है 3.5 से 6 पॉइंट, हमारी कोशिश होती है कि अगर 4-8 हफ्ते रह गए तो इनको भी ग्रीन जोन में लेकर आओ, और जो रेड जोन वाले 6 से ज्यादा पॉइंट, इनको हम कहते हैं कि आप रोजा नहीं रख सकते। लेकिन अगर अभी भी 4 से 8 हफ्ते रह गए हैं तो हमारे पास वक्त है कि हम कुछ चीजें ठीक कर लें माह रमजान शुरू होने से पहले। तो आप लोगों से फिर एक सवाल है बेटा, ठीक है, इज दिस करेक्ट? आई हैव डायबिटीज, मुझे डायबिटीज है, मैं रोजे रखूंगा माह रमजान में। अब सवाल है
इस सवाल पे कोई इनाम नहीं है, इनाम की बात मैंने की नहीं पहले जमात से, ठीक है। तो सवाल है, इनाम कोई नहीं है। तो मुझे डायबिटीज है, मैं रोजे रखूंगा माह रमजान में, मैं अपनी शुगर चेक कर सकता हूं रोजे के दौरान, जितनी बार चाहूं चेक करूं, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड भाई, तालियां होनी चाहिए इनके लिए, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। रोजे में तमाम मसलक इजाजत देते हैं आप चेक करें शुगर, 2 बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, इससे रोजे को कुछ नहीं होता है। तो अब जो हम बात कर रहे हैं वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग की कर रहे हैं कि रोजे में करना है कि नहीं करना है। देखिए, हर एक आम जिंदगी आप गुजार रहे हैं, आप शायद हफ्ते में 2 बार शुगर चेक कर रहे हैं। जब माह रमजान शुरू होता है तो मैंने बता दिया था, गिजा तीन मील 3 स्नैक्स से हम चेंज हो गए, सहर, इफ्तार और डिनर हो गया। तो यहां पे जरा शुगर ज्यादा चेक करना होता है। किताब कहती है कि भाई 7 टाइम आप चेक कर सकते हैं, सहर से पहले, फिर सहर के 2 घंटे बाद, फिर दोपहर 12 बजे, फिर 3-4 बजे शाम में, फिर इफ्तार से पहले, इफ्तार के 2 घंटे बाद। 7 बार प्रैक्टिकली चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले 2-3 रोजे आप जरा चेक कर लें, सहर से पहले कर लें, सहर के 2 घंटे बाद कर लें, इफ्तार से पहले कर लें, इफ्तार के 2 घंटे बाद कर लें। पहले 3-4 रोजे जब आप चेक करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, चीजें ठीक हैं कि नहीं है। अगर चीजें ठीक हैं तो फिर आप वही 1-2 शुगर रोज कर सकते हैं, या 1 शुगर रोज अलग अलग टाइम पे कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। कितनी शुगर आनी चाहिए माह रमजान में? देखिए, रमजान के टारगेट अलग है। हमारे क्लिनिक में से 8, 8:30, 9 बजते हैं रात में, लेकिन रमजान में इफ्तार से पहले सब क्लोज हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें बदल जाती है ना माह रमजान में। इसी तरह शुगर के टारगेट भी बदल जाते हैं। तो सहरी से पहले हम चाहते हैं कि शुगर 80 से लेके 130 के बीच में हो। सहरी के बाद शुगर 100 से लेके 200 हो। अच्छा, अब सहरी के 2 घंटे बाद अगर किसी की 110 है तो इफ्तार तक तो नीचे आ सकती है शुगर, क्योंकि सहरी के 2 घंटे बाद 110 पे खड़ी है, तो इफ्तार पे तो नीचे हो जाएगी शायद। कुछ लोग ऐसी दवाओं पे होते हैं जिनकी शुगर लो नहीं होती, तो सहरी के बाद 110 भी है तो वो इफ्तार से पहले फिर भी लो नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी दवाओं पे जिससे मुझे पता है कि शुगर लो हो सकता है, तो हमारी कोशिश होती है कि सहरी के बाद उसका 180, 190, 200 के करीब रखें, ताकि पूरा दिन गुजरने के बाद भी उसका शुगर लो नहीं हो जाए। इसी तरह इफ्तार से पहले हम चाहते हैं शुगर 80 से लेके 130 हो। 80 से कम शुगर डेंजर जोन में दाखिल होती है, और 70 से कम पे रोजा खोलना होता है, जिसमें मैं बात करूंगा अभी आगे। इसी तरह इफ्तार के बाद शुगर इसी तरह इफ्तार के बाद शुगर 100 और 200 के बीच में होना चाहिए। और कराची में इफ्तार के बाद शुगर कितना होता है? 400 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो आप ससुराल वाले दिन का बता रहे हैं, ठीक है। तो अब जब शबनम आएंगी तो मुझे उम्मीद है उसके बाद 400 नहीं जाएगा इफ्तार के बाद। तो होना कितना चाहिए? 200 से कम होना चाहिए। अच्छा, अब तक जो हमने बात करी कि माह रमजान में ज़ाहिर है लोग रोजा रखना चाहते हैं, मैंने आपको फतावे भी बता दिए, मैंने आपको बताया डॉक्टर के पास जाना है 1 से 2 महीने पहले, मैंने आपको बताया डॉक्टर कितने फैक्टर्स देख के कहता है कि हाँ जी रोजा रखें, नहीं रखें, रखें तो कैसे रखें, नहीं रख सकते कोई बात नहीं, 4 हफ्ते रह गए, कोशिश करते हैं आपको रोजे रखाते हैं। उसके बाद मैंने ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग पे बात कर ली। आए बात करते हैं मेडिकेशन एडजस्टमेंट। मेडिकेशन बहुत सारी हैं, सब लोग अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं। मैं आपको बेसिक उसूल बताऊंगा, जनरल उसूल, जरूरी नहीं है यही उसूल हो, आमतौर पे हम ऊपर नीचे थोड़ा करते हैं मरीज के हिसाब से। इससे पहले कि मैं उसूलों पे आऊं, फिर एक सवाल है, तो हमारे साथ जवाब देने के लिए एक शहजादे यहां मौजूद हैं, ठीक है। मेरी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, मुझे कोई जरूरत नहीं है माह रमजान में डोज एडजस्टमेंट की, क्या ख्याल है? डायबिटीज कंट्रोल चल रही है, मैं 1 गोली सुबह ले रहा हूं, 1 गोली रात ले रहा हूं, मेरा HbA1c भी अच्छा है, 3 महीने का एवरेज 6.5 है। तो रमजान शुरू होने वाला है, तो क्या हम एडजस्ट करें डोज को? नहीं करें, नहीं की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, चीजें ठीक चल रही, क्या ख्याल है? जरूरत है। देखिए ना, मैं गाड़ी शहर में लेके चलता हूं ना, कोई परवाह नहीं होती। जब मैं हाईवे पे जाता हूं, मैं टायर चेक कराता हूं, हवा पूरी भराता हूं, पीछे देखता हूं डिक्की में सारी चीजें हैं, लोड करता हूं जो सामान मुझे चाहिए, पानी चेक करता हूं, ताकि मुझे हाईवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आम हालात में वही गाड़ी है, लेकिन मैं इतना ज्यादा चेक नहीं कर रहा ना, 1 वीक देख लिया, शायद इससे भी कम। तो कहने, लेकिन जब मैं हाईवे पे जा रहा हूं, मैं 100 चीजें देख के फिर गाड़ी निकालता हूं हाईवे के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है हाईवे पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप और मैं अफोर्ड नहीं कर सकते डायबिटीज के साथ कि रमजान में कोई प्रॉब्लम हो, रमजान सुकून से निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल ये गलत है, जाहिर है डॉक्टर से फिर भी मिलना है। अब होता क्या है, आपकी 3 किस्म की दवाइयां होंगी ना, या मॉर्निंग मेडिकेशन होंगी, या लंच वाली होंगी, या डिनर वाली होंगी। अब बड़े बड़े उसूल याद कर लें कि एक आम डॉक्टर डायबिटीज का इसको सेट कैसे करता है, उसूल याद कर लें। जो आपकी मॉर्निंग मेडिकेशन है, ये चली जाती है, इफ्तार की दवा बन जाती है,
ये आप लोगों ने देखा, दोबारा देख लीजिए। ये जो आपकी मॉर्निंग दवाई थी, इसको यूजुअली हम ये करते हैं कि इसको इफ्तार में लेकर चले जाते हैं। और जो आपकी रात की दवाइयां हैं डिनर वाली, उसको हम ये करते हैं कि सहरी में लेकर चले जाते हैं और उसका डोज आधा कर देते हैं। तो जो सुबह वाली दवाइयां थी वो इफ्तार में चली गई, जो रात वाली दवाइयां थी वो सहरी में आ गई और आधी डोज हो गई। तकरीबन आधी करते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा कम भी कर सकते हैं। दोपहर वाली का क्या करें? दो चीजें होती हैं हमारे हाथ में, या तो इसको गायब कर दें, दोपहर है ही नहीं, दवा भी नहीं है, रोजा है। लेकिन कुछ लोगों को जो हम समझते हैं कि अलग से एक हैवी डिनर भी शायद लेते हैं, तो उन लोगों के लिए हम ये लंच की जो दवा है ये लेट नाइट मेडिकेशन कर देते हैं, माह रमजान में डिनर के साथ डाल देते हैं। ये मोटे मोटे उसूल मैंने बताए, एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया दवाओं के एडजस्टमेंट का। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इसी को अप्लाई कर दें, ये एक जनरल उसूल है। कुछ लोगों की डायबिटीज खराब होती है तो जाहिर है हम उनकी दवाइयां थोड़ी बढ़ा भी रहे होते हैं रमजान से पहले। कुछ लोगों की डायबिटीज में लो हो रहा होता है तो उनकी और भी कम कर देते हैं, जितना हमने अभी आपको बताया। लेकिन ये यूजुअल उसूल था दवाओं की एडजस्टमेंट का। अच्छा, कुछ लोग डायबिटीज की ऐसी दवा लेते हैं जो दिन में एक बार होती है। मिसाल के तौर पे कोई टैबलेट ले रहा है जो दिन में सिर्फ एक बार है, तो वो अगर एक बार है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, वो इफ्तार पे चली जाएगी। वंस डेली मेडिकेशन, कोई भी दवा जो डॉक्टर ने आपको दिया है जो एक बार है, बार बार बता रहा हूं, आमतौर पे, जरूरी नहीं है, आमतौर पे वो इफ्तार में चली जाएगी। कुछ डायबिटीज की दवाइयां होती हैं जो पेशाब ज्यादा बनाएंगी, यूरिन आउटपुट ज्यादा बनाएंगी। ऐसी दवाइयां यूजुअली आप इफ्तार पे लेते हैं, सहरी पे नहीं लेते हैं। कुछ ब्लड प्रेशर की भी ऐसी दवाइयां होती हैं जो यूरिन ज्यादा बनाती हैं। अब आप चाहते हैं कि ऐसी दवा सहरी में नहीं लो, अगर यूरिन ज्यादा आएगा तो फिर रोजा लगेगा, तो ऐसी दवाइयां आप इफ्तार पे लेते हैं। फिर कुछ लोग वंस डेली इंसुलिन लेते हैं, बेसल इंसुलिन, लेंटस या लेवेमेर, जो यूजुअली रात के टाइम पे होता है, और उसको हम वहीं पे रखते हैं रात में, लेकिन उसका डोज कम कर देते हैं, 25 से 50% कर देते हैं। तो ये तो हमने ब्रॉडली बात की कि हम दवाइयों को कैसे रमजान में एडजस्ट करते हैं। तो मैं क्विकली पूछूं तो ब्रेकफास्ट वाली दवाइयां किधर आ जाती हैं? नाश्ते वाली दवाइयां इफ्तार पे, और रात के खाने वाली दवाइयां सहरी पे, और डोज उसका आधा हो जाता है। और लंच वाली दवाइयां कहां जाती हैं? लेट डिनर पे गायब कर देते हैं। हम अगले अपने नेक्स्ट उस पे जाते हैं कि रोजा कब तोड़ना चाहिए। ये तोड़ने का वर्ड लिखा है, ये एक्चुअली है कब खोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तोड़ना एक अलग चीज है, आप रोजा खोल रहे हैं मेडिकल रीजन की वजह से। इसमें हमने बहुत सारे उलमा से भी पूछा कि भाई रोजा अगर मेडिकल रीजन की वजह से खोलते हैं तो क्या रोजा तोड़ना तो नहीं है ये? उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं है, मेडिकल रीजन पे तो कुरान कह रहा है भाई रोजा रखो ही नहीं, आपने रख लिया बड़ी बात थी, अब खोल लें प्लीज, ठीक है। एक मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मरीज थी जो हमें पता है कि उन्होंने कह दिया जी मर जाएंगे तो रोजा नहीं खोलेंगे। ह्यूज प्रॉब्लम हो गई फैमिली के लिए, अस्पताल लेकर आए, और फिर रोजे में आपकी तबीयत खराब है, रोजा खोलना है, खुदा के नजदीक आपकी जान ज्यादा कीमती है, मुसलमान ज्यादा कीमती है, रोजे फिर आप रख लेंगे, पहले जान बचानी है। जान बचाने के लिए अल्लाह ने कहा कुछ नहीं है तो सूअर का गोश्त भी खा लो, इतना मुंह में डालो कि तुम्हारी जिंदगी बच जाए, तो ये तो रोजा रखना है, ठीक है। तो कब रोजा खोलना चाहिए? जब शुगर आपका 70 से कम हो जाए। 70 से कम शुगर आपका हो गया, इफ्तार में 15 मिनट भी है, आपको रोजा खोलना है। आप नहीं कह सकते कि मैं वेट कर लूंगा 15 मिनट बाद, नहीं। इसमें इस्लाम बड़ा कैटेगोरिकल है, आपकी जान ज्यादा कीमती है, रोजा फिर रख लेंगे आप, ठीक है, बाद में आप दोबारा उसको रख सकते हैं अगले रमजान से पहले। और या तो शुगर आपका 300 से बढ़ जाए, 300 से ज्यादा शुगर हो जाए तो भी आपको रोजा खोलना है, क्योंकि वो आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। और जाहिर है जब आप रोजा खोल लेंगे तो शुगर लो था, तो जाहिर है आप दोबारा शुगर 1 घंटे बाद दोबारा चेक भी करें। इसमें उलमा, तमाम फिक के उलमा बड़े कंसेंसस है कि आपको कोई कफारा नहीं है, ये रोजा तोड़ना नहीं हुआ, कफारा नहीं है इसका, आप सिर्फ एक रोजा बाद में, लेकिन सवाल आखिर में लेंगे मेरे भाई, इसमें अगर आपने रोजा खोला है सेहत की वजह से, ऐसी तो नहीं खोला आपने, तो आप एक रोजा है तो बाद में रख लें, रमजान के बाद, अगले रमजान से पहले, या फिदिया दे दें, ठीक है। तो इसमें दीन बड़ा क्लियर है, उलमा बड़े क्लियर है इसके बारे में। तो साइंस क्या होती है लो शुगर और हाई शुगर की? पसीने आना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, बेचैनी, चक्कर आना, लिप्स का सुन्न हो जाना, ये जाहिर है लो शुगर की निशानियां हैं। इसी तरह हाई शुगर में थकान होगी, शदीद प्यास लगेगी, सर में दर्द होगा, धुंधला नजर आएगा, आप बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। कभी भी ऐसे सिम्टम्स रोजे में हो, आपको झिझकना नहीं है, आपको शुगर चेक करना है।
और रोजा खोलने में भी नहीं झिझकना। मेरे पास एक शख्स है, कहा डॉक्टर साहब वो मेरा पोता देखेगा क्या बोलेगा मैंने रोजा खोल लिया। मैंने कहा वो भी सीखेगा दीन कि खुदा क्या चाहता था और हमें वही करना है जो खुदा चाहता है, ठीक है। तो जान बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें ये ना देखें पानी कितना पीना है। डाइट की एडवाइस में शबनम देंगी, लेकिन मैं एक दो बातें करता चलूं कि दिन में 8-10 ग्लास पानी पीना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग इबादत में होते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर आपने जाना है दर्स लेना है, कुरान खानी में जाना है, उसके बाद अगर ताक रातें आती हैं तो आप कहते हैं अब ताक रातों में पानी ज्यादा पिएंगे, वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो उठ के बीच में गए तो आधे घंटे के अमाल तो निकल गए, फिर जाके अकेले करने पड़ेंगे, सब तो अभी कर लेंगे, ठीक है, होता है ये, ठीक है। तो ये अब आपने कोशिश, और ज्यादातर मरीज जो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं ना वो आखिरी 10 दिनों में आते हैं, क्योंकि पानी को कम कर देते। पूरी रात शबे कदर निकल जाती है, इबादत हो रही है, पानी नहीं पी रहे, तो पानी ज्यादा पिया, 8-10 ग्लास पानी पीना है। मीठी ड्रिंक्स नहीं पीनी, जाहिर बात है। कैफीनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी, कॉफी और चाय। अब मैं आपको अपना बताऊंगा, एक तस्वीर दिखा दूं। चाय में कैफीन दो है, चाय में भी और कॉफी में भी, कॉफी में डबल है कैफीन। तो मैं चाय तकरीबन 8-10 कप रोज पीता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, बाकी तो शबनम बताएंगी। मैं 8-10 कप रोज चाय पीता हूं। चाय के बगैर मैं चल नहीं सकता, होता ना, गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, मैं चाय पे चलता हूं। लेकिन पहले मैं शहरी में चाय का कप पीता था, और जाहिर है चाय आप पी लें तो उसके बाद फिर यूरिनेशन होगी, और फिर हमारा तो पूरा दिन बोलना है मुंह से, फिर शदीद प्यास लगना शुरू हो जाए। चंद साल से मैंने चाय शहरी पे छोड़ दी है। अब दिल तो बहुत चाह रहा होता है जब बेगम गरम गरम चाय शहरी पे पी रही होती है कि मैं भी जरा, कहता हूँ नहीं तोबा, पूरा दिन गुजारना है मैंने, ठीक है। तो अब मैंने शहरी पे चाय छोड़ दी है। अच्छा, पहले बहुत मुश्किल लगता था, मुझे लगता था चाय नहीं मिलेगी तो मेरे जैसा शख्स जो चलता ही चाय पे वो कहां चलेगा। लेकिन अब मेरा रोजा सुकून से जाता है बगैर चाय के। चाय नहीं पीता मैं शहरी पे, फिर इफ्तार के बाद शुरू करता हूँ। जाहिर है चाय तो है हमारी जिंदगी, मुल्क भी इस खसारे में जा रहे हैं इंपोर्ट की वजह से चाय के, इसके लिए मैं भी माजरत खाऊं, ठीक है। चलें, तो ब्रेकफास्ट आमतौर पे जो हमारा, ठीक है, शबनम बहुत सारी बातें बताएंगी, मेरा एक उसूल याद रख लें। इतना मोटापा बढ़ गया है, खवातीन रोजे में लोग हमसे सवाल क्लिनिक में दवाइयों का कम, और सवाल किसके ज्यादा करते हैं आपको पता है? किसके करते हैं? इफ्तार के। डॉक्टर साहब पकोड़े खा लें, डॉक्टर साहब जलेबी थोड़ी सी। अरे भाई रमजान आ रहा है, सवाल इफ्तार का ज्यादा है, इबादतों का कम और दवाओं का कम। तो सिंपल से उसूल बनाएं। खवातीन को भी मसरूफ कर दिया, भाई आपने पकोड़े भी बनाने और ये भी बनाना है वो भी बनाना है, बिला वजह इतना अच्छा महीना है। तो ब्रेकफास्ट जो होगा उसी को अपने नाश्ते को ही सहर में लेकर चले जाएं, सहर बना दें। और साथ में मैंने जो खुद किया वो दही ऐड कर दिए। दही से फिर प्यास नहीं लगती, दही पे बड़ी तहकीक है, आप दही लें प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। तो मैंने जो अब सुकून से रोजे चंद साल से गुजारता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, के पूरा दिन बोलने का काम है, चाय हटा दी और दही लेके आ गया शहरी में। इफ्तार जो डिनर है उसी को आप इफ्तार बना दें अपने रात के खाने को। रात का खाना क्या जरूरत है पकोड़े समोसे की, जो एक खजूर से रोजा खोलें, रात का खाना रोटी सालन, उसके साथ एक प्याली फल और लस्सी। और मैं आपको सही बता रहा हूं, इंसान इफ्तार पे इतना भूखा होता है कि पत्ते भी आगे रखो तो खा लेगा शायद, पकोड़े समोसे तो दूर की बात है। तो रात का खाना रखिए डायरेक्ट, ठीक है। ये घरों के रूटीन को बदलना है, ऐसा ना हो सिर्फ मुस्कुरा दो मेरी बात सुन के और घर जाके वही चले जाओ बेसन लेने के पकोड़े बनाने रमजान में, ठीक है। इसको बदलना पड़ेगा। क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? डायबिटीज के इलाज के 3 पिलर है, डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयां। एक्सरसाइज यकीनन एक पिलर है, लेकिन माह रमजान में एक्सरसाइज जरूरी नहीं है। फिर भी अगर कोई चाहता है भाई एक्सरसाइज करे तो मना नहीं है, आप इफ्तार के 2-3 घंटे के बाद करें, लेकिन कोशिश करें रोजे के दौरान ना करें ताकि आप थके नहीं। ईद का दिन आ गया, अब ईद के दिन क्या होता है? सिवैयां होती हैं। अच्छा, ईद के दिन लोग भूल जाते हैं कि दोबारा पुराने सिस्टम पे जाना है। तो जब ईद का दिन आएगा तो आपको पुराने दवाइयों के सिस्टम पे जाना है, पुराने डाइट के सिस्टम पे जाना है, पुराने एक्सरसाइज के सिस्टम पे जाना है। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, ये रूल्स ऑफ हेल्दी लिविंग है, ये रमजान से हटकर है। रोजाना 5 फल सब्जियां जरूर लिया करें। 2 घंटे से कम स्क्रीन टाइम होना चाहिए। अपने बच्चों को बचाएं। मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल देख रहा है, माँ बाप मुझसे कंसल्ट करें, क्यों देते हैं मोबाइल? किताबें दें। मेरी वाइफ की बहुत अच्छी क्वालिटीज में से, भाई ये रिकॉर्ड करना है, मेरी वाइफ की बहुत अच्छी क्वालिटीज में से ये है कि एक क्वालिटी के बच्चों को उस पर लगा दिया, किताबों पे। वो जहां जाते हैं एक छोटा से छोटा बैग होता है, उसमें किताबें पड़ी हुई है, कलरफुल किताबें खोली पड़ी, 2-3 गाड़ियां भी है, कलर पेंसिल भी है। बच्चों को ये चीजें दें, एक छोटा बैकपैक दिलाएं ताकि वो जहां जाएं अपने टाइम को यूटिलाइज करें, ना कि मोबाइल पे बैठे रहें। तो 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी और 0 शुगरी ड्रिंक्स। ये मेरा फेसबुक और यूट्यूब पेज है AAINPAK, जिसमें हमारे बहुत सारे रेडियो टेलीविजन के प्रोग्राम्स है, पब्लिक अवेयरनेस के। टाइम मिले तो इसको जरूर सुने ताकि आपकी मालूमात बढ़े।
बहुत बहुत शुक्रिया। जो चीजें रह गई तो इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में उसको हल करेंगे, ठीक है? बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली असगर फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन थी। मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेशन है, मैडम शबनम, आई इनवाइट यू फॉर योर सेशन, और प्लीज़। Thank you very much for inviting me, यावर भाई and Dr. Ali Asgar. बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे ख्याल से आप सबको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट कैसे करनी है रमज़ान में। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, जो मैं अभी आपको डाइट का बताऊँगी, वो सिर्फ डायबिटिक मरीज़ के लिए नहीं है। मतलब ये चेंजेस हमें पूरे घर के लिए करना है। चेंज हम किस तरह से लाते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट लें, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पीछे मेरी जूनियर डाइटिशियंस बैठी हुई हैं जहाँ पर आप लोगों का ब्लड स्क्रीनिंग हो रहा है। आप उनसे भी बात कर सकती हैं, अपने लिए स्पेशलाइज्ड अलग से डाइट प्लान भी बनवा सकती हैं। तो चलें हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये तो बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि हमें हिदायत दी हुई है कि जो लोग बीमार हैं वो रोज़ा ना रखें और वो ख़ुद डिसीजन लें। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये ध्यान में रखें कि हम गाइडलाइंस देते हैं, हम आपकी डोज एडजस्टमेंट करते हैं, हम बताते हैं कि आपने क्या खाना है, डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपने क्या मेडिकेशन लेनी है, कब लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है। लेकिन जिम्मेदारी होली एंड सोली आपके ऊपर है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप खुद से इंटरेस्ट लोगे तो ही आप मैनेज कर सकोगे। देखिए, जो डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, उनको मैनेज करना मेरे लिए और डॉक्टर साहब के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जो बिल्कुल हैपहैज़र्ड होते हैं या जो डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, नमाज तो टाइम पे पढ़ लेते हैं लेकिन इंसुलिन कभी देर से लगा दी, कभी कम लगा दी, कभी ज़्यादा खा लिया, इस तरह के लोगों के लिए रोज़ा रखना मुश्किल बन जाता है। मुश्किल इसलिए बन जाता है क्योंकि वो फिर मैनेज नहीं हो पाती प्रॉपर्ली। तो गाइडलाइंस आपको देने का मकसद ये है कि आप ख़ुद रिस्पॉन्सिबल हों अपनी वेल बीइंग के लिए। अल्लाह भी यही चाहता है कि आप सेफ़ रहें और रमज़ान को एंजॉय करें। ये पार्टी नहीं है, ये अल्लाह के पास नंबर बनाने का टाइम है। बहुत मुबारक महीना है। अल्लाह हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है? अच्छा, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी क्योंकि फिर बोरियत होने लगेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं। आप सबको पता है कि हम डाइट लेते हैं, तो डाइट से मुराद क्या है? व्हाट इज़ फूड? कोई बता सकता है? कोई भी? एनीबडी? फूड जो हम खाते हैं, आम से सालन, रोटी, चावल, ठीक है, ये नेचुरल फूड्स होते हैं। नेचुरल फूड्स खाने की तो हमें परवरदिगार ने भी ऑर्डर दिया हुआ है कि तैयब खुराक खाई जाए। तैयब खुराक उसे कहते हैं जो फ्रेश और अनप्रोसेस्ड फूड्स हों। मैंने इसके ऊपर बहुत डीपली स्टडी किया, लोगों से, उलमाओं से भी कनेक्शन में रही, और जवाब मुझे ये मिला कि जी तैयब का मतलब होता है फ्रेश, अनप्रोसेस्ड, हेल्दी फूड। मतलब ये कि बाज़ारी चीज़ें जो बर्गर, स्नैक्स, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जंक फूड्स कहलाते हैं। इसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज और नमक बढ़ी हुई होती हैं, इससे शुगर्स रेज्ड होते हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत खा लेना अच्छी बात होती है चेंज के लिए, लेकिन हम लोगों की कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया है कि हम ये इसका कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है। बच्चा रोज़े के बाद ज़िद करना शुरू कर देता है, मैंने तो पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, या मैंने पकोड़े खाने हैं, या मैंने आइसक्रीम खानी है। देखिए, ये हम टीच करते हैं अपने घर में बच्चों को। जो घर पे खाना टेबल पे आएगा, बच्चे वही खाने को सीखेंगे। आपको तो पता है कि हमको देख के बच्चे हमें रोल मॉडल बनाते ना, या दादा दादी, नाना नानी जो घर में होते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, बच्चे वहीं से तो पिक करते हैं। तो अगर हम सीनियर्स जो घर के होते हैं, अगर वो मैनेज इस तरह से करें कि एम्फसाइज करें कि देखो फ्रेश एंड हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं, मैं छोटा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ। मैंने 2 साल पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बैलेंस डाइट के
प्रोग्राम में बहुत डिटेल से हर फूड ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया था और ये भी सिखाया था कि किस तरह से बैलेंस करते हैं। छोटा सा मैं बताती चलूँ कि जो हम जैसे चिकन का सालन खाते हैं उसे हमें मीट ग्रुप और प्रोटीन्स मिलता है। हम राइस या चपाती खाते हैं वो सीरियल और स्टार्चेस के ग्रुप में आता है जो कार्बोहाइड्रेट्स देता है। इसी तरह से हम जो खाना का मीडियम होता है ऑयल जिसमें डाल के हम खाना भूनते हैं, लोग डोई भर भर के सालन डालते हैं, जल्दी जल्दी तेल डालो, जल्दी सालन भुनेगा, जल्दी जान छुटेगी, नमाज पढ़ने का टाइम मिलेगा। मसला यही होता है कि आप एक चम्मच डालने की बजाय, एक वो डोई वाला जो चमचा होता है ना, वो डालने की बजाय अपन 3-3 4-4 डालते हैं। जल्दी जल्दी प्याज ऑयल में डिप हो, जल्दी जल्दी फ्राई हो, मसाला भूनो, डालो, दो मार, सब डाला, जल्दी जल्दी कर दिया। एक, हाई स्पीड कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय होते हैं। दो, इतना ज़्यादा फैट की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को प्लान करना ज़रूरी है। तो आप पहले से प्लान करके रखिए कि हाँ ठीक है, मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके फ्रीज़र में रख देती हूँ जो कि मैं अगले 2-3 दिन में खा लूँगी, या सब्जियाँ काट के रख दी, सैलड तैयार कर दिया, दही घर में बना के रख ली, कभी कभार समोसा खा लिया। हालांकि मेरी ये गुफ्तगू हो चुकी है डॉक्टर साहब से, ना मैं अग्री करती हूँ ना वो अग्री करते हैं कि हमें ऐसे डीप फ्राइड आइटम्स खाने चाहिए, लेकिन कभी कभार सही है। और एक चीज़ एम्फेसाइज मैं बार बार करूँगी, मैं डॉक्टर साहब के साथ अग्री करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी के सारे मेंबर्स, ये जो इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं ना, उनकी हम करें छुट्टी, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं और हम अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं। अगर करनी भी है तो छोटी मोटी घर के अंदर सिंपल खाना रखें। मैंने आज भी हमारे होस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि आज जो चाय पानी जो भी रखें वो ऐसी रखें कि जिसमें कोई जंक फूड ना हो, कोई समोसा पकोड़े ना हो, सो दैट एक क्लियर कट मैसेज जाए कि वी मीन सीरियस बिजनेस, कि आपको हेल्दी खाना खाना है और हेल्दी खाना खाना, पकाना, सर्व करना वो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हमारी मिनरल्स और वाइटामिन्स की ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बस सिर्फ चिकन का सालन और रोटी खा लिया तो हमारी पूरी ग़िज़ाइयत पूरी हो गई। नहीं, आम तौर पे नॉर्मल एक्टिविटीज़ की कैरी आउट करने के लिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, जो कि हमें तमाम 5 ग्रुप्स को फॉलो करने से पूरी होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं डायरेक्टली उस स्टेज पे आ जाती हूँ कि हमने जनरल गाइडलाइंस क्या बनाई हैं, जो आप एज डायबिटिक्स क्या नॉन डायबिटिक्स भी इसी को फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं डायबिटीज़ की बात कर रही हूँ। डायबिटिक्स के लोगों को जो इंसुलिन पे होते हैं उनको हम कम से कम 5 से 6 मील्स की कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी क्लियरली बताया था। और जो नॉन डायबिटिक होते हैं या जो टाइप 2 होते हैं, उनकी जो खुराक होती है वो तकरीबन 4 to 5 ही होती है, जिसमें अक्सर लोग शाम की चाय भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो समोसा, पकोड़ा, कोई सैंडविच, कोई बिस्किट। मैं बिस्किट की दुश्मन हूँ, वो इसलिए कि बिस्किट जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है, और हम एक्सप्लेन ये करना चाहते हैं कि आप प्रोसेस्ड फ्रूट की जगह आप घर का बना हुआ सैंडविच बना दीजिए, आप फ्रूट काट के खा लीजिए, आप स्नैक कोई बना लीजिए घर का बना हुआ, लेकिन उसमें मिकदार जो कार्बोहाइड्रेट्स की होगी उसे हमें कंट्रोल करना होगा। अभी मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो सहूर है उसमें हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। मतलब अगर आपने पराठा भी खाना है तो आप मिक्स ग्रेन लें या चक्की वाला आटा लें जिसके अंदर आप थोड़ा सा भूसी डालें। यूजली हम क्या कहते हैं कि 1 किलो आटे के अंदर 8 आउंस का जो ग्लास होता है उसमें चौकर मिक्स करें, उसको पूरा मिक्स करके पूरा आटे को, एंड देन यू मेक योर पराठा। जब आप पराठा बनाएंगे तो उसके अंदर आप सिर्फ 1.5 टीस्पून जितना सेकने के बाद डालिएगा। सेकने से पहले डालने से ना वो ड्राई भी हो जाता है और लगता है दूसरी साइड नहीं सिकेगी। तो अगर आप रोटी सेक के और ब्रश करेंगे तो वो कवर अप हो जाएगी, एंड माइंड यू टेस्टी बनता है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जैसे सब्जियाँ हैं, होल ग्रेन सीरियल हो गई, बगैर छने आटे की रोटी बन गई। फिर हमें जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, या जो बिल्कुल हम कहें जो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती हैं, उनको हमने टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि उससे हमारी ब्लड शुगर्स फ्लक्चुएशन बहुत होती है।
आपने पकोड़ा खा लिया, आपने समोसा खा लिया, आपने जलेबियां खा ली। जलेबियां तो आपको पता है बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट है। एक जलेबी के अंदर आपके 500 कैलोरीज चले गए, बहुत ज़्यादा है वो, तो आपने वो बिल्कुल भी नहीं खाना। ठीक है, खजूर में हमारे पास 60 कैलोरीज होती हैं, वो हम आके आपको बताएंगे कि उसको कैसे एडजस्ट करना है। अब यूजुअली हमारा ट्रेंड यही है कि हम रोज़ा खोलते हैं और रोज़ा खोलते ही हम मतलब पानी से खोल लें या खजूर से खोलें। खजूर भी हम एक से नहीं होते, हम 2 या 3 खजूर खा लेते हैं। तो अगर आप समझें एक खजूर के अंदर 60 कैलोरीज है और अगर आपने 3 ले लिए तो आपके कितना हो गया, 180 कैलोरीज हो गई। वो तो बहुत ज़्यादा हो गया। फिर आप खाना खाएंगे तो मतलब आपका कंजम्पशन बॉडी का कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चाह रही थी कि मैं कर पाती, लेकिन इस वक्त टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं चाह रही थी कि मैं आपको बताती कि जो 50 किलोग्राम्स जिनका वज़न है, जो 80 किलोग्राम्स जिनका वज़न है, उनको क्या खुराक लेनी चाहिए, किस तरह करना चाहिए, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। मे बी सम अदर सेशन हम आपको इसके डील करेंगे। अच्छा, इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव द इवनिंग मील और डिनर एज अर्ली एट इफ्तार। यही बात जैसे मैंने और डॉक्टर साहब ने कहा था, हम चाहते हैं कि आप रोज़ा खोलें, पानी पिएं, नमाज नहीं पढ़ी तो पढ़ के फ़ौरन खाना खा लें या खाना खा के कर लें। ये जो हम इफ़्तार के लवाजमात लगते हैं ना, पकोड़े भी खाएंगे, समोसे भी खाएंगे, दही बड़े भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, और पेट उससे हम भर देते हैं और फिर हमसे खाना नहीं खाया जाता। फिर हमको ये तलब होता है कि जी ये सब चीज़ें हमने खा ली, अब हम क्या करें। अब फिर हम 2 घंटे बाद जो है फिर हम खाने की सोचते हैं, लेकिन वो आप ये समझेंगे क्वालिटी ऑफ फूड या क्वालिटी ऑफ ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म को नहीं मिलती। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आपको अगर खाना ही है तो यू ओपन योर रोज़ा विथ 1 खजूर। ठीक है, प्यास को शिद्दत जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो आप या तो लूक वार्म वाटर या तो फिर आप हल्की फुल्की सी जो यखनी होती है पतली सी, कि आप हाइड्रेट हो जाएं। दिल चाहा तो थोड़ी सी चाट या थोड़ी सी दही बड़े या छोला चाट ले लें। पकोड़े का मैं एक आपको यहाँ पे कलमिया बताती हूँ। अगर आप पकोड़ा समझते हैं क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो लो तो होता है, इट इज़ हेल्दी, मगर उसके साथ मसला ये है कि अगर आप पकोड़े को फ्राई करेंगे तो उसके अंदर फैट्स चली जाती हैं। वो आप देखें ना, पेस्ट जो बना के आप पकोड़े को कढ़ाई में जब उतारेंगे तो वो तेल ही तेल में हो रहा होता है, और आप उसको अगर कम तेल में फ्राई करने जाएंगे तो वो नहीं होता। उसका दूसरा सोल्यूशन ये होता है कि आप एयर फ्रायर यूज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ क्यों खपत करें। कभी कभार दावत में अगर आपने रख दिया तो आप उसको बेक कर लें, दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देन फ्राइंग। आप खुद सोचें एक पकोड़े में कितनी कैलोरीज जाती हैं, कभी सोचा है? सोचें, आप सोचें एक छोटा सा मतलब इतना सा ना बॉल साइज का आप पकोड़ा खा लें, यू टेकिंग 150 कैलोरीज, डिपेंडिंग कितना डीप उसमें आपने चीज़ें मिक्स किया है, कितना उसमें अब्जॉर्ब हुआ है। तो इट इज़ बेटर कि आप हेल्दी फूड्स की तरफ जाएं। हाँ, फ्रूट चाट खा लें, छोले भी खा सकते हैं, मगर स्मॉल क्वांटिटी। कोशिश करें कि आप डायरेक्टली डिनर सर्व करें। मैं अपने घर में एक चीज़ बनाती हूँ, जस्ट 1, सो दैट बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जो बड़े घर में हैं वो तो बहुत आदी हैं सारी चीज़ें, पकोड़े ये सब, उनको तो लगता है रमज़ान है, फेस्टिवल का टाइम है। फेस्टिवल का टाइम तो है, लेकिन फेस्टिवल वो टाइम है कि जो हम अल्लाह की इबादत में गुजारें, घर वालों को कंफर्टेबल रखें ताकि वो भी इबादत करें। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि मैंने आपको बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हम यूजुअली अगर हम कह रहे हैं कि आप इफ्तार के साथ यानी एक पकोड़ा और जो भी आपने सूप पी लिया या दूध पी लिया या लस्सी ले ली, तो आप डिनर ले लिया। डिनर लेने के बाद अक्सर लोगों को कुछ तलब होती है, कुछ पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर साहब से और डाइटिशियन से बात करनी पड़ेगी। तब वो जब आपसे कहें तो यूजुअली हम जो चाय के टाइम का जैसे स्नैक होता है या इफ्तार में जैसे फ्रूट खाने का दिल चाह रहा है, तो बेहतर है कि आप बिस्किट की जगह पे थोड़ा सा दूध या लस्सी ले लें और हाफ कप जितना मिक्स फ्रूट ले लें, तो वो आपको सरफेस करेगा, लास्ट करेगा टिल सहरी टाइम। ओके, अच्छा, वही वाली बात कि कैफीन वगैरह जो होता है उससे आपको एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, वैसे ही पानी का इंटेक कम होता है, तो बेहतर है कि आप सहरी में अवॉइड करें।
और अगर आपको लेना ही चाह रहा है तो कोशिश ये करें कि आप बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग योर नाश्ता आप तलब की खातिर थोड़ा सा चाय पी लें, ताकि वो जो आपकी तलब है वो उस वक्त मतलब पूरी हो जाए। डॉक्टर साहब तो बहुत बहादुर हैं जो उन्होंने अपनी चाय की हैबिट छोड़ दी है। अच्छा, ये वो फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं जिससे आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने इतने सारे फ्रूट्स आपको दिखा दिए या आप एक साथ एक टाइम पर ले लें। दिन भर में आप 2 चॉइसेस ले सकते हैं, एक या इफ्तार पर और सहरी पर, या सहरी पर और स्नैक के तौर पे रात में। ठीक है, ये तमाम सब्जियां हैं जो कि बहुत हेल्दी होती हैं। अच्छा, ये एक सैम्पल मेन्यू है, मैं सहूर पर डायरेक्टली आ जाती हूँ। ठीक है, ये एक टिपिकल हमारा स्टाइल है लोगों का। ठीक है, इसको मैंने मॉडिफाई किया है, लेकिन मैं रेकमेंड ये करती हूँ कि आपकी जो क्वार्टर प्लेट होती है ना, क्वार्टर प्लेट साइज़ की आप ये मिक्स्ड फ्लावर की एक रोटी जो कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो उसको आप सेकें, उस पर हल्का सा ऑयल लगा दें। ऑयल भी ज़रूरी है, बग़ैर ऑयल के भी नहीं चलेगा, बिकॉज अगर बग़ैर ऑयल के आप खाना खाना शुरू करेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी खारिज हो जाएगा। आप लोगों को, बच्चों को हम लोग खिलाते हैं ना, पराठा भर के खिलाते हैं कि उनका दिन पूरा निकल जाए, उनको वीकनेस नहीं हो। सेम प्रिंसिपल है, लेकिन हम कहते हैं कि कम तेल के साथ यूज़ करें। मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पराठा या ब्रेड स्लाइस ले लें, अंडा या गोश्त, मुर्गी, मछली, रात में मछली तो नहीं, चिकन के साथ या मटन के साथ रात में जो सालन बचा हुआ है, कुछ लोग खाते भी हैं, ऐसा होता भी है, तो उसके साथ थोड़ी सब्ज़ी डाल दें ताकि थोड़ा सा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव, मतलब उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाए। और दही लें, दही सबसे लास्ट में लें। अच्छा, यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना लेट डायबिटिक पेशेंट्स नाश्ता मतलब सहर कर सकें वो बेहतर है। मेरे अपने मदर इन लॉ हैं, थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी आदत थी कि सहरी का टाइम ख़त्म होता है लाइक 4:35 5 o'clock समझे, तो वो 2 बजे पूरी सहरी कर लेती थी कि मुझे जो है फिर कुछ और खा लूँ। तो वो चीज़ ना करें, इंस्टेड आप अपना जैसे 5:30 बजे अगर अजान हो रही है तो हम तो वैसे भी 10 मिनट पहले ही बंद करते हैं, तो लेट्स से 20 मिनट्स पहले आप शुरू करें ताकि आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सकें। कोशिश करें उसमें प्रोटीन ज़रूर हो, अंडा, चिकन, या इवन आप कॉर्नफ्लेक्स वगैरह का डाल सकते हैं, नट्स वगैरह के साथ डाल सकते हैं, लेकिन अंडा फिर ज़रूर हो उसमें ताकि आपकी प्रोटीन कवरेज हो जाए। और पानी का अमल जो होता है, पानी पीने का डिनर के बाद यू शुड स्टार्ट काउंटिंग कि आपने कितना पानी पिया है। कोशिश करें सो दैट आपकी 8 to 10 ग्लासेस हो जाएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन का सवाल ना पैदा हो। ठीक है, ये एक हमारा इफ्तार का सैम्पल है। आपने देखा लेमनेड रखा हुआ है, लेमन में चीनी, लेमनेड नींबू स्कंजबीन हम लोग बहुत शौकीन हैं, लेकिन खुदारा इसमें चीनी और नमक मत डालिए। अगर आपको डॉक्टर आपकी इजाज़त देते हैं तो स्वीटनर यूज़ करें, मैं तो स्वीटनर्स के ख़िलाफ़ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने पकोड़ा लिखा तो है, शौक़ में आप ले सकते हैं, लेकिन कभी कभार 1 पीस ओनली ना खाएं तो बेहतर है, क्योंकि दावतों में जाके हम खाएंगे, हमें तो पता है। अच्छा, दही बड़े या छोले हो गए। ठीक है, दिस इज़ अ कॉमन ट्रेंड, मैंने इसलिए बनाया है ये कि बहुत लोग ये करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगी कि आपने एक खजूर लिया, कुछ आपने लेमनेड लिया, और उसके बाद आप फ़ौरन डिनर पे आ जाएं। आप डिनर खाइए। आपका, मैंने तो सैम्पल में मटन लिखा है, दाल भी हो सकती है, सब्जियों का वो भी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर करें कि सब्ज़ी गोश्त बना लें। ठीक है, दाल गोश्त बना लें या दाल चिकन बना लें, या इवन चिकन विद तुरई बना दें, व्हाटएवर जो आपका दिल चाहे। घर में जो आपके घर पे आम तौर पे जो डिनर प्लेट की साइज़ होती है, अगर आप लोग उस साइज़ की चपाती बनाते हैं तो खुदारा इससे ज़्यादा, एक चपाती से ज़्यादा फिर मत खाइएगा। अगर आप क्वार्टर प्लेट की खाते हैं तो कोशिश कीजिए 1.5 चपाती लें। ज़्यादा आप सैलेड लें, सैलेड आपको तमाम, जैसे मैंने शुरू में बताया था, विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा, फाइबर भी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपको हर चीज़ में हेल्प करेगा। अच्छा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम जो है दिन में 5-6 मील्स खाते हैं,
और हम ये समझते हैं कि अब हम रमज़ान में जो है, जहाँ हम 1.5 रोटी खाते थे वहाँ हम 3 रोटियाँ खाएं ताकि हमें कमज़ोरी ना हो, हमें फ़िक्र हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी बढ़ाने से आपकी शुगर हमेशा डिसमैनेज रहेगी। डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन था जो मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि पकोड़ा वैसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाते में आता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर फैट ज़्यादा चला जाता है तो उसकी कैलोरीज बढ़ जाती है। इसलिए कभी कभार एक आधा पीस लेना पकोड़े का या एक समोसे का इज़ ऑल राइट, बट नॉट मोर देन 1 पीस। और वो भी वो लोग ले सकते हैं जो कि टोटली अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन्ड है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, जो पाबंदी कर सकते हैं वही ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब ये जो ओवर पार्टीज़ करना और ये सब, इट्स अ पर्सनल मैटर बट इट्स माय फीलिंग कि हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों में इंडल्ज ना हो। अगर घर में दावत कर रहे हैं, सिंपल मेन्यू रखें, सिंपल खाना रखें, एक आधा कोई फ्रूट चाट या छोले की चाट या कोई ऐसी चीज़ रखें जो बस कवर अप हो जाए। ये जो हम जितने हम ही क्रिएटर्स हैं, पकोड़े भी रखेंगे, समोसे भी रखेंगे, दही बड़े भी रखेंगे, बर्गर भी रखेंगे, पिज़्ज़ा भी, नहीं नहीं नहीं, और भी लेकर आओ। उसमें होता क्या है कि हम मेज़बान होकर जो हमारे मेहमान हैं, हम उसको लालच दे रहे हैं कि तुम ये सब चीज़ें खाओ। क्यों? हम लोग फिर रिस्पॉन्सिबल है ना, हम फीमेल्स होती हैं, हमारा काम होता है कि हम घर में अच्छा से अच्छा खाना बनाएं, हेल्दी खाना रखें और वेस्ट भी ना हो और हेल्दी भी रहे। ठीक है। फिज़िकल एक्टिविटी, मुझसे एक सवाल पूछा गया था तो मैंने उसके जब डॉक्टर साहब से भी डिस्कस किया था। यूजुअली हम कहते हैं कि आप इफ्तार से 2 घंटा पहले ना वॉक शॉक ना करें प्लीज़, क्योंकि आप डायबिटिक्स की जो होती है ना वो शुगर ड्रॉप हो जाती है और 70 से जब वो बिलो चली जाए तो वो डेंजर जोन है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था। हम रेकमेंड ये करते हैं कि आप डिनर विनर करके 1.5-2 घंटा गुजर जाए, उसके बाद हल्की फुल्की वॉक करें, और जो ये स्ट्रेनियस वॉक होती है ये हर किस ना करें। हमारे पास माशाल्लाह मेरे ख्याल से जिम भी मौजूद है, हमारे पार्क्स मौजूद हैं। सो मे बी आफ्टर जो हमारी क्लासेस मदरसेस वगैरह हो जाती हैं, डिनर हो जाता है, मे बी वी शुड यूज़ आवर पार्क एंड यू डू सम लाइट एक्सरसाइज, लाइट वॉक, जिसमें हम स्ट्रोल कर रहे हैं। हैवी एक्सरसाइज स्पीड में अभी कुछ नहीं करना, ये सब बाद की बातें हैं। ठीक है, थैंक यू। Thank you, Madam Shabnam, for a very, very insightful presentation. उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों की आगाही दी हमें कि ख़ास तौर पर रमज़ान में आपको फूड सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस थे हमारे जहन में सहरी और इफ्तारी के दौरान, तो वो भी काफ़ी हद तक क्लियर हुए। इसके अलावा भी कोई सवाल होगा तो हम ज़रूर इस एक क्वेश्चन आंसर का सेशन अभी है हमारे पास। उसमें बस एक रिक्वेस्ट ये करनी कि हमें 10 से 15 मिनट का टाइम है हमारे पास सवाल जवाब का, और उसमें कोशिश कीजिएगा कि वो पर्टिनेंट क्वेश्चन जो सबके लिए बेनिफिशियल हो वो कीजिएगा। आपके पास ही हमारे वॉलंटियर्स जो है पेपर और पेन भी दे रहे हैं, अगर कोई बोलना ना चाहे, सिर्फ लिख के देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और बिफोर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर सेशन को, मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अलीसगर साहब से कि वो प्लीज़ आगे आ जाएँ पैनल पे, एंड मैडम शबनम आप भी प्लीज़। तो आपका सवाल किन से है वो बता दीजिएगा, डॉक्टर साहब से है या मैडम शबनम से है? और उस जी डॉक्टर साहब, तो मैं डॉक्टर अली असगर से कहना चाहती हूँ कि पहले तो आप ये क्लियर करवा दें मुझे कि टाइप 1 और टाइप बी डायबिटिक में क्या फ़र्क होता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, टाइप डायबिटीज़ की ना 2 बड़ी टाइप्स हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है और टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ आम तौर पे छोटे बच्चों को होती हैं, जवानों को होती हैं। इन लोगों में इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, तो इनको तो शुरू से ही इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने होते हैं, और आम तौर पे दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल इंसुलिन इनके अंदर नहीं बनती हैं, तो ये 1-2 दिन भी इंसुलिन नहीं लगाएंगे तो ये आईसीयू में लैंड अप कर जाते हैं और जानलेवा हो सकता है। ये तो है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के पूरी दुनिया में सिर्फ 12-13 लाख लोग हैं इस वक्त, आज का अगर हम डेटा देखें। जो असल डायबिटीज़ बढ़ रही है पूरी दुनिया में वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसका ताल्लुक मोटापे से है, लाइफस्टाइल से है। ये टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये यूजुअली, अच्छा पहले तो हम कहते थे ये यूजुअली बड़ों में होती है, अब देखिए अनफॉर्चुनेट कि पिछले चंद सालों के बाद अब कहना पड़ता है कि नहीं ये भी बच्चों में हो सकती है, लेकिन आम तौर पे मिडिल एज में, ओल्ड एज में डायबिटीज़ आती है। और इस डायबिटीज़ में शुरू में दवाइयाँ काम करती हैं,
फिर 10, 12, 15 साल के बाद यूजुअली दवाइयाँ बिल्कुल काम नहीं करती हैं और फिर इंसुलिन पे आना पड़ता है। ये जो डायबिटीज़ है टाइप 2, ये पूरे डायबिटीज़ में 95% से ज़्यादा यही डायबिटीज़ है, और यही वो डायबिटीज़ है जो पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त 33 मिलियन लोगों को ये डायबिटीज़ है। और टाइप 1 डायबिटीज़ जो थी, मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया में सिर्फ 12 लाख लोग हैं। तो जब हम ज़्यादातर डायबिटीज़ बात करते हैं ना किसी भी प्रोग्राम में, तो टाइप 2 पे फोकस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ वही होते हैं। इसके अलावा भी डायबिटीज़ होती है, हमल वाली डायबिटीज़ होती है, फिर कुछ दवाओं से डायबिटीज़ होती है, वो सेपरेट डायबिटीज़ है। राइट जी। और कोई कुछ सवाल जो आप समझते हैं कि बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए? जी, मुझे ये पूछना था, किसी वजह से जैसे शुगर कंट्रोल में है, चाहे मैं हर्बल यूज़ करूँ या XYZ, तो क्या मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रॉप कर सकती हूँ मेडिसिन? बिल्कुल नॉर्मल है और मैं चेक करती रहती हूँ। देखें, कोई भी चीज़ होती है ना, देखिए मेरी गाड़ी जो है ना, वो अभी मैं कुछ दिन पहले गाड़ी सर्विस पे देकर आ गया। गाड़ी बिल्कुल मेरी सही चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जब एक दिन सर्विस भी दी तो मुझे तकलीफ भी हुई। गाड़ी मैंने दे दी, शाम को गाड़ी ली, उसने इतना बड़ा बिल भी दे दिया, ये गाड़ी ठीक चल रही थी, मुझे सर्विस पे देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जाहिर है मुझे पता था कि मेरी गाड़ी जब सर्विस पे जाएगी तो मेरे चंद महीने आगे सुकून से निकलेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अपनी गाड़ी में भी खुद फैसला नहीं करते हैं कि क्या इसको कब सर्विस की ज़रूरत है, और ज़ाहिर है पर्टिकुलर माइलेज के बाद उसको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। आप जो भी इलाज करें, इलाज का मकसद क्या होता है? इंसान को बेहतर करना। इलाज का मकसद होता है मोहताजी से बचना। मौत को तो इंसान नहीं टाल सकता, मोहताजी से बच सकता है। आप जो भी इलाज करें, जो आपका, चाहे वो हर्बल हो, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, अपने मुआलिज की इजाज़त के बगैर दवा बंद नहीं करें, क्योंकि वो दवा शुरू की थी मुआलिज ने, तो राइट भी उसी का है, मुआलिज का, कि आपको वो कहे कि जी अब आपने दवा नहीं लेनी, आप बंद कर दें, आपका शुगर ठीक है। तो सबसे गुजारिश ये होता पता है क्या है, एक एलोपैथ के जरिए मेरे क्लिनिक में रोज़ डायबिटीज़, नए न्यूली डायग्नोज डायबिटीज़ आजकल बहुत है, नए नए डायबिटिक फ़ौरन आ रहे हैं। पहले 3-4 महीना वो शुरू में घबराए हुए होते हैं, 3-4 महीने में जब शुगर अच्छी हो जाती है ना, हालांकि उनको पता है कि अब ये ज़ाहिर है डायबिटीज़ ज़्यादातर लंबी ज़िंदगी के लिए, लेकिन वो 3-4 महीने बाद जब वो शुगर अच्छी देखते हैं तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उसके बाद वो 2-3 साल ज़िंदगी के थपेड़ों में गुजार के, उसके बाद जब 2-3 साल बाद आते हैं तो पता चला अब कोई पेचीदगी भी हो गई और दवा खुद बंद कर दी थी। तो अपना नुकसान क्यों करना? मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान जूता भी ख़राब नहीं करता। मैं आ रहा था, रास्ते में कीचड़ था, मैंने थोड़ा सा घूम के साइड से आ गया। हम तो वो हैं जो जूता ख़राब नहीं करते, तो सेहत कभी ख़राब नहीं करना। तो जिस मालिज ने दवा शुरू की है, वो मालिज या कोई और मालिज, किसी से वो सजेस्ट करें, मालिज सजेस्ट करें, आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें अगर मालिज ने कहा है। हाँ, मालिज की बात आपने माननी है, अगर मालिज पे आप ट्रस्ट करते हैं उसकी बात माननी है आपने। अगर बंद भी है, चेक करते रहना है, दोबारा भी आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास आया है आपके लिए कि कैसे पता चलेगा कि यूरिन ज़्यादा आए, मेडिसिन या मसाना कमज़ोर है, तो किडनी प्रॉब्लम है, तो कैसे पता चलेगा? ये सवाल है। देखिए, यूरिन की जो ज़्यादती होती है ना, उसकी चंद वजूहात होती है। नंबर 1, शुगर किसी की ज़्यादा हो तो उसको यूरिन ज़्यादा आएगा। नंबर 2, मर्दों में प्रोस्टेट का मसला होता है कि प्रोस्टेट गुदूद जो होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब बार बार आता है, ख़ास तौर पे रात में। इसी तरह बड़ी उम्र के लोगों में मसाना जो ब्लैडर होता है, जो पेशाब को होल्ड करता है, कभी कभी वो ब्लैडर कमज़ोर हो जाता है, पेशाब को होल्ड नहीं कर पाता, तो आपको बार बार यूरिन आता है। इसी तरह कुछ लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिन बार बार आता है और अक्सर ये जलन के साथ आता है। तो आम तौर पे ये चंद वजूहात होती है पेशाब के बार बार आने की। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टाइप ए पर्सनैलिटी होते हैं, एंग्शियस लोग, सोचते बहुत हैं, उनको भी ज़्यादा यूरिन आता है, लेकिन उनको दिन में आएगा, रात पे नहीं आएगा। पता कैसे चले? अपने किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, उसको अपनी अलामात बताएं, वो आपकी अलामात देखेगा, हो सकता है कुछ टेस्ट कराएगा, आपको बता देगा। डॉक्टर साहब, ये मालूम करना था कि जो फास्टिंग में है, अगर नॉर्मल जो है शुगर जो है वो फास्टिंग में कितनी होनी चाहिए, और जो है इफ्तार के बाद कितनी होनी चाहिए? डायबिटिक शख्स के लिए पूछ रहे हैं? फास्टिंग में जो आप पूछ रहे हैं, इफ्तार से पहले पूछ रहे हैं? फास्टिंग में सहरी से पहले, तो सहरी से पहले शुगर होना चाहिए 80 से लेके 130, आइडियल जोन यही है। इफ्तार से पहले भी 80 से लेके 130 ये आइडियल जोन है।
अब जो बहुत जवान आदमी है उसकी मैं चाहूँगा इफ्तार से पहले 90-100 रहे, कोई बूढ़ा शख्स है 65-70 में चाहूँगा 120-130 के करीब रहे ताकि वो सेफ्टी जोन में रहे। तो ये शुगर आनी चाहिए फास्टिंग, ठीक है। इफ्तार के बाद या दिन में कभी भी चेक करो शुगर तो 200 से कम आनी चाहिए, ठीक है। इफ्तार के 2 घंटे बाद फिर चेक करना चाहिए आइडियली। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो ये ऑर्गेनाइज़ करने का, बेहतरीन प्रोग्राम किया और आप लोग की सारे हेल्प के लिए, और आप डॉक्टर का, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने टीच किया। अच्छा, मेरा सवाल था रमज़ान के हिसाब से, आपने बताया कि 70 से लो हो तो ब्रेक कर देना चाहिए फास्ट। वो तो समझ में आता है कि वो लो है था, ब्रेक कर दिया, कुछ खा लिया, कवर हो गई। जब ज़्यादा होगा तो उससे ब्रेक करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब शुगर ज़्यादा होता है ना, 300 से शुगर आपका बढ़ गया, ठीक है। अब आप माह रमज़ान का रोज़ा चल रहा है, दोपहर के 2 बजे आपने शुगर चेक किया, शुगर 300 से ज़्यादा है। 300 से ज़्यादा शुगर में शदीद प्यास लगती है, नकात होती है, धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। जब शुगर ज़्यादा होगी तो पेशाब ज़्यादा आएगा, जो पानी जिस्म में बच गया है सहरी के बाद 2 बजे तक, वो पानी भी आहिस्ता आहिस्ता यूरिनेशन में जाना शुरू हो जाएगा और मरीज़ जो है उसको हार्ट अटैक और फालिज का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना जिस्म में पानी कम होगा उतना फालिज हार्ट अटैक का चांस बढ़ेगा। डायबिटिक मरीज़ वो होता है जिसके शरियान पहले ही कमज़ोर होते हैं। डायबिटिक मरीज़ पहले ही प्रोन होता है हार्ट अटैक फालिज के लिए। तो अगर शुगर बढ़ गया है वो लाजमी पेशाब ज़्यादा कराएगा, पानी का अखराज होगा, जिस्म में पानी कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी, हार्ट अटैक फालिज का चांस बढ़ जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक पहलू बताया हाई शुगर का, अगर मैं इसके 6 पहलू और बताऊंगा तो सवालों का टाइम नहीं मिलेगा। तो इंसान के लिए ख़तरा या नुकसान है हाई शुगर, जिसकी वजह से फिर साइंस भी यही कहती है और उलमा भी यही कहते हैं कि 300 से शुगर ऊपर हो तो रोज़ा खोल लीजिए। माह रमज़ान के हवाले से जो बॉर्डर लाइन शुगर का मतलब है प्री डायबिटिक, जिनको शुगर हुई नहीं है वो एक स्टेप पहले हैं, उनको भी चाहिए कि माह रमज़ान से पहले अपने शुगर पे नज़र रखें। अगर उनका शुगर ठीक है माह रमज़ान से पहले और वो किसी दवा पे नहीं है, वो माह रमज़ान में दाखिल हो जाएं। एहतियात वही है जैसे हमने बात की कि माह रमज़ान में सहर और इफ्तार पे तवज्जो दें। सहर वही करें जैसे अभी मैंने और शबनम ने बताया, इफ्तार उसी हिसाब से लें, और जो आपका आम रूटीन रमज़ान से पहले है एक मुतवाज़न ग़िज़ा का लेना, और अगर आप एक्सरसाइज इफ्तार के बाद कर सकते हैं 2-3 घंटे के बाद, तो आप अपने रूटीन को इसी तरह जारी रखें। चूँकि माह रमज़ान में रूटीन चेंज होते हैं तो अपनी शुगर पे ज़रूर नज़र रखें। चूँकि बॉर्डर लाइन डायबिटिक अगर दवा पे नहीं है तो उसको कोई परेशानी की इसके अलावा बात नहीं है। तो अपने सेशन में भी कवर कर लिया था वैसे ये, तो मैं चाहूँगा एक बार रिपीट कर दीजिए जैसे कि एक नॉर्मल आदमी जो डायबिटिक नहीं है, नॉर्मल है, तो उसका नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होना चाहिए, ये सवाल 2 बार आया ये सवाल। और इसके अलावा जो है कौन सी ऐसी लेवल है जिसके बाद फ़ौरन आपको जो है डॉक्टर तक रुजू कर लेना चाहिए? बिल्कुल, जैसे यावर भाई ने शुरू में कहा था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आजकल डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में, 25% लोगों को डायबिटीज़ है, 75% में से भी जो बाकी 25% हैं वो रिस्क पे बैठे हुए हैं, और जो बाकी 50% है वो खरबूजे को देख कर रंग पकड़ता है वाली बात है। तो देखें कब तक रंग पकड़ता है। तो अब जो सारी बात है कि सबको चेक करना चाहिए कि शुगर है कि नहीं है। एक आम शख्स जब अपनी शुगर चेक कराए फास्टिंग, तो फास्टिंग का मतलब होता है 8 घंटे कुछ नहीं खाया पिया हो। 8 घंटे फास्टिंग के बाद शुगर आपकी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 100 से कम आनी चाहिए। अगर फास्टिंग शुगर 100 और 125 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन जोन है, और 125 से ऊपर चली गई तो ये शुगर है। इसी तरह खाना खाने के 2 घंटे के बाद 140 से कम होनी चाहिए। अगर 140 और 200 के बीच में तो बॉर्डर लाइन है, 200 के ऊपर है तो ये शुगर है। तो अपना शुगर साल में एक बार, पहले कहते थे बड़ी उम्र में चेक कराओ, अब तो कहते हैं कि 35 साल के बाद तो सबको साल में एक बार कराना ही कराना है शुगर, चाहे कोई हिस्ट्री हो चाहे नहीं हो। तो आम लोगों के लिए शुगर के क्राइटेरिया मैंने बता दिए, और फिर जाहिर है सबसे इल्तमास वही है कि प्रिवेंशन की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब आखिरी 2 सवाल मेरे खास ले सकेंगे, इसलिए कि आगे हमारे मगरिब का वक्त भी होने वाला है। एक सवाल आया है कि कैन वी टेक टैबलेट इंस्टेड ऑफ इंसुलिन इन रमज़ान फॉर कंट्रोलिंग अवर शुगर? Can we take tablets, oral medication, in place of insulin, particularly in Ramadan, to manage our glycemic control? देखें, नहीं, मुनाफिकत नहीं करनी है, जैसे हैं वैसे ही रहना है। रमज़ान से पहले इंसुलिन है तो रमज़ान में भी इंसुलिन है। देखें, अगर रमज़ान से पहले इंसुलिन से कंट्रोल हो रहा है, दवाओं से नहीं हो रहा, तो ये मुमकिन नहीं है कि फिर रमज़ान में जो है इंसुलिन बंद हो जाएगी और दवाओं से कंट्रोल हो जाएगा। ये तकरीबन नामुमकिन बात है। तो अगर किसी डॉक्टर ने आपको इंसुलिन दिया है तो माह रमज़ान में भी इंसुलिन से ही कंट्रोल करना है, ठीक है।
और दवाइयाँ हैं तो माह रमज़ान में भी आप दवाइयाँ लीजिए और डॉक्टर से मिलें ताकि वो दवाइयाँ सेट करके दें आप। माइक। अगर आप 3 मंथ्स के जो टेस्ट करवाते हैं तो उसमें आप बॉर्डर लाइन कितने तक का 6.5 है, तो क्या आप उस 6.5 के साथ पूरे टाइम कुछ भी नहीं खाते मीठा कि भाई आगे ना बढ़ जाए? क्योंकि मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने यही वो क्या कि बॉर्डर लाइन है। देन आफ्टर मैं फेड अप हो गई कि ना मैं कोई मीठी चीज़ खाऊं कि बॉर्डर लाइन हूँ मैं, तो उसकी वजह से मैंने खुद सजेस्ट किया उनको कि डॉक्टर साहब मुझे कोई मेडिसिन दे। मैं कब तक इस तरह से कोई भी चीज़ मीठा खाने से पहले सोचूं कि मैं बॉर्डर लाइन हूँ, कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो आप किस लेवल को बॉर्डर लाइन कहते हैं कि उस लेवल तक हो तो आप बॉर्डर लाइन है, आप कुछ खा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ना खाएं। आगा साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। आगा साहब अल्लाह ताला ने गुनाहों का मना किया है। मैं अगर एक मोमिन शख्स हूँ, अगर कह रहा हूँ और मैं कोई गुनाह ना करूँ ज़िंदगी भर और आपसे सवाल करूँ कि 1 रुपए की चोरी कर लूँ, आप इजाज़त देंगे मुझे? अब देख के जवाब दीजिए कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं पीछे। कहने का मतलब है चले हम अल्लाह से ही पूछ लेते हैं, वहां से जवाब आएगा भाई 1 रुपए की भी चोरी नहीं करनी, मना हो जाएगा। देखें, इंसान जितनी मेहनत करेगा उतना ही फायदा है। अपने मुल्क में हमने मेहनत नहीं करी खाने पीने में, ये सही है ना? अभी आप कहीं भी दावत में चले जाए वही खाने, इंसान बिल्कुल फंस गया कि करें तो क्या करें। जहाँ तक आपकी बात है, इन्होंने पूछा HbA1c पे बॉर्डर लाइन कैसे देखते हैं। मैंने अपने जवाब में डायरेक्ट HbA1c का नाम नहीं लिया क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग HbA1c कराते हैं और उस पर फैसला करते हैं बॉर्डर लाइन का और शुगर का। HbA1c 100% रिलायबल टेस्ट नहीं है, 90% रिलायबल है। तो HbA1c पे अगर 6.5 आ गया तो भी आपको फास्टिंग और रैंडम शुगर कराना है हकीकत को जांचने के लिए। HbA1c जो होता है 3 महीने का एवरेज टेस्ट है। बाकी लोगों की मालूमात के लिए बता दूं कि 5.7 से कम होना चाहिए। 5.7 यानी 5.7 से 6.4 तक बॉर्डर लाइन है और 6.5 या उससे ऊपर डायबिटीज है। लेकिन अकेले ये फैसला नहीं करेगा टेस्ट, इसके साथ फास्टिंग और रैंडम शुगर को जोड़ना है। और अगर आ गई है किसी की बॉर्डर लाइन तो अब इलाज तो एक ही है, लाइफस्टाइल। अरे बॉर्डर लाइन आ गई है उसको भी छोड़ दें, बॉर्डर लाइन से पहले की बात करते हैं। अगर आज भी हमने परहेज नहीं करी, लाइफस्टाइल नहीं करा, तो अगला स्टेप यही है कि बॉर्डर लाइन शुगर। और बॉर्डर लाइन शुगर में भी अगर हमने नहीं किया लाइफस्टाइल, हमने कहा नहीं करना, थक गए, तो फिर अगला स्टेप डायबिटीज है। और फिर डायबिटीज में भी कंट्रोल नहीं करा तो अगला स्टेप मोहताजी है। अपने मुल्क में बहुत सारे लोग मोहताजी के बाद कहते हैं अब जो बोले डॉक्टर साहब करें, पत्ते भी खा लेंगे। अरे आप पत्ते क्या खाने खाकर, पहले बहुत सारी चीजें इजाजत दे रहे थे, खा लेते, भाई थोड़ी चीजें रोकी थी। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी मेहनत बहन करते हैं, ये सबके अपने ऊपर है। आपने देखा एक गुनाह की इजाजत नहीं है। अब जिसका जितना नफ्स पे कंट्रोल है वो उतना कर ले। इनहेरिटेंस में वो आपने सुना है कि क्या था, नोबडी रन्स इन द फैमिली, नहीं वो कहता है एवरीवन इन द डायबिटीज हैज डायबिटीज। उसमें नहीं एवरी कोई भगता नहीं है आपकी फैमिली में, मैं एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। देखिए इनहेरिटेंस आपको पता है, आज से चंद साल पहले, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले मेरा अगर ट्रेनी डॉक्टर मरीज से ये नहीं पूछता कि फैमिली में डायबिटीज है कि नहीं, मैं उसकी तंबी करता कि क्यों नहीं पूछा आपने फैमिली में डायबिटीज है कि नहीं। आजकल वो मुझे बताता है, मैं कहता हूँ बताओ ही नहीं फैमिली में है कि नहीं, मैंने क्या करना है इसको। 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज है, हर घर में 4 शख्स रहते हैं भाई, हर घर में डायबिटीज है। अब फैमिली में है कि नहीं है, आपको डायबिटीज हो सकती है। तो फैमिली में मदर फादर को है डायबिटीज, थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है। लेकिन जो असल डायबिटीज होती है वो इंसान के अपने मोटापे और लाइफस्टाइल की वजह से होती है। लेकिन चूंकि इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो कहता है ये, अभी कल एक मरीज आया, बोला डॉक्टर साहब ये मेरी मरूम वालदा की तरफ से तोहफा है। मैंने कहा वो तो तोहफा नहीं दे गई थी, शायद बुकिंग कराया था आपने, तो पूरा खरीद लिया जाके मार्केट से, ठीक है? लाइफस्टाइल आपने नहीं किया, ठीक है? अब मरूम वालदा के ऊपर आप डाल देंगे भाई उनका तोहफा था। तो ये इनहेरिटेंस को छोड़ दें। आप फैमिली में है कि नहीं है, ये वालिदैन को कसूरवार मत ठहराएं, ये अपने अपने अमाल है हमारे की डायबिटीज आ रही है, सॉरी के साथ, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। हम टाइम के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पर अपने प्रोग्राम के आखिरी पोर्शन की तरफ जा रहे हैं और इसमें जो है बिफोर हम इसको क्लोज करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जमात के सेक्रेटरी, जनरल ऑनरेबल सेक्रेटरी जनाब आगा असगर शहीदी साहब से कि आएँ और कुछ इख्तितामी कलमात कहें और इसके बाद एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है दोनों स्पीकर्स के लिए, एंड देन इंशाल्लाह आखिर में दुआ के साथ हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आगा शहीद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। सबसे गलत इंतखाब मेरा है। आज अबुल हसन भाई को होना चाहिए या यावर भाई, कोई ऐसा कि जो ज़्यादा फिट हो, मुझे बुलाया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले जो मुझे आज के प्रोग्राम का फ़ीडबैक मिला, एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अलबत्ता लेकिन डॉक्टर साहब का भी मैं नहीं भी सुनता तो भी मैं कह सकता था, इसलिए कि इनके क्लिप्स में थोड़े थोड़े सुनता रहता हूँ। पूरी तो मजलिस में अपनी भी नहीं सुन पाता, तो मैं उनको क्या सुनूंगा। और न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे पास बैठे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा जाए तो मैं यहाँ नहीं था तो अच्छा था, वरना सब मेरे ख़िलाफ़ सारी बातें हो रही होती कि मुझे एहसास हो रहा होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक दो चीज़ें सिर्फ मैं कहता चलूँ कि देखें, ये तो एक ओवरऑल केयर की बात है। एंड रियली एक चीज़ जो हम एज अ कम्युनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जमात के अंदर। वी हैव अ पार्क ओवर हियर, ठीक है, हमारा पार्क है, छोटा है लेकिन है मौजूद। एंड स्पेशली वो अफराद के जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए ये छोटा पार्क भी बहुत बड़ी नेमत है। स्पेशली एक सिक्योर एनवायरनमेंट में आते हैं, यहाँ बच्चों को भी खिलाते हैं, यहाँ पर एक वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, तो उससे फ़ायदा उठाया जाए। और यहाँ पे मैं मालूम है जब ये पार्क हमने इनिशियली बनाया था तो एक ख़ातून बड़ी एज की थी, शायद मुमकिन है कि 70s के अंदर हों, जो तस्बीह पढ़ती हुई थी। तो उनसे ऐसे ही पूछा कि आपको कैसा लगता है, तो कहने लगी कि पार्क मुझे इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं पता नहीं कितने सालों के बाद, उन्होंने कुछ साल बताए थे, कोई 20, 25, 30 साल बताए थे, कि मैं इतने सालों के बाद किसी पार्क में आकर बैठी हूँ, क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट के अंदर रहती हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक अहम चीज़ है, तो हम इस पार्क से फ़ायदा उठाएं। फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे पास है, बच्चियों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए है, बच्चों के लिए है। हम अच्छी तरह से इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये एक अहम चीज़ है कि इसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें। ये वो जगह है कि जिससे एक हेल्दी कम्युनिटी को क्रिएट किया जा सकता है। दवाइयाँ अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन जो उससे पहले काम किया जा सकता है, ये एक अहम चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है वो हेल्दी डाइट की है। यकीनन हेल्दी डाइट एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जब कहते हैं तो उसके अंदर जो एक जगह पूछा था, यहाँ पर डॉक्टर साहब का डिफरेंट व्यू था, लेकिन एक था कि भाई अगर आप बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल, तो आपने किसी दावत में, किसी न्याज में अगर थोड़ा सा खा लिया तो चल जाएगा, बट उसको हैबिट नहीं बना सकते आप। तो वो चीज़ों को अगर आप चेक करते रहे अपने साथ तो शायद वो सब चलाओ। यहाँ पे एक चीज़ आई जो मैं थोड़ा फ़िक़ी कन्फ्यूजन ना हो जाए, डॉक्टर साहब ने अपना एज अ डॉक्टर पर्सपेक्टिव बयान किया, लेकिन सिर्फ मैं ये बताते चलूँ कि जहाँ पर रोज़ा तोड़ने की बात आती है, फ़िक़ी एतबार से स्पेशलिस्ट की ही राय को फ़िक़्ह कहती है कि आप उसको मान सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी वो कहें लाइफ थ्रेटनिंग हो। तो अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो आप यकीनन डॉक्टर की बात को माना जा सकता है, वरना आप अपने अपने मराजैन के फ़िक़ी मसाइल को देख सकते हैं कि किस हालत में रोज़े को ब्रेक करना है या नहीं करना है, या अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारी हालत है। क्योंकि एक ओवरऑल तो बात की जा सकती है, लेकिन हर इंसान की तबीयत, हर इंसान का सिलसिला अलहदा होता है, तो वो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करे इसके बारे में, ताकि वो फ़िक़ी एतबार से भी चीज़ों को कर सके। ये भी मैं बताता चलूँ कि रोज़ा ब्रेक करने का मकसद नहीं कि आप खा सकते हैं जब भी खाया जाए। रोज़ा ब्रेक करने का बाज़ दफ़ा जान बचाने के लिए उतना ही खा सकते हैं कि जितना लाजमी है, बाकी आपको भूखा रहना पड़ता है। तो वो एक फ़िक़ी मसाइल हैं कि जिसको आप इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले बहुत सारे उलमा से इस बातों को सुनेंगे और उसको बेहतर अंदाज समझेंगे। तो ये इसके अंदर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम हेल्थ बोर्ड के तवस्सुत से यावर भाई बीइंग दी सेक्रेटरी हेल्थ बोर्ड, एक प्रोग्राम्स, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं ताकि इसमें अवेयरनेस हो सके, कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हो सके, और इंशाअल्लाह जो इश्यूज़ आते रहते हैं माशरे के अंदर हम उसको एड्रेस कर सकें। इसी तरह से इस वक्त
बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिसाल तौर पे ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का जो था, तो वो पार्टिसिपेट करें उसके अंदर, उसको फैसिलिटेट किया गया हाफ ऑफ द प्राइस के अंदर, जो मेरे ख्याल से गुज़श्ता 3 साल से चल रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन ख़वातीन इसके अंदर आएँ, बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लें। और भी इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल में कुछ कैंप्स और इस तरह की चीज़ें करेंगे कि जो कम्युनिटी के लिए मुफीद होगा, मौसर होगा। तो उसके अंदर आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि इसके अंदर शामिल हो। लेकिन असल ये है कि हदीस के अंदर है कि फ़िक्र सालिम जो है, हदीस के अंदर है कि फ़िक्र सालिम जिस्म सालिम से होती है। यानी अगर आपका जिस्म सेहतमंद है, सालिम है, सही है, तो आपकी फ़िक्र भी जो है उसके एतबार से सही और सालिम होगी। लेकिन अगर जिस्म में बीमारी होती है तो इंसान की सोच और समझ भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप लोगों ने इस आज के प्रोग्राम से और दोनों डॉक्टर हजरात से आपने इस्तिफ़ादा किया होगा, एंड इंशाअल्लाह आइंदा भी प्रोग्राम्स में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बिलखुसूस दोनों डॉक्टर साहिबान का, कि आप लोग ने पार्टिसिपेट किया और यहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दिया और यहाँ पर स्पीच की। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये आखिर में टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारे दोनों स्पीकर्स के लिए, और दोनों स्पीकर्स ने अपना आज संडे के डे, मुझे नहीं पता घर पे इनके क्या हालात होंगे, लेकिन आज संडे के दिन जो है वो उन्होंने टाइम स्पेयर किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने टाइम स्पेयर किया। तो एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है जमात की जानिब से और हेल्थ बोर्ड की जानिब से। क्लैप। हमारे दूसरे जो आज के स्पीकर हैं मैडम शबनम रज़ी साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बहुत इम्पोर्टेंट मालूमात हमें फ़राहम की हमारे ऑडियंस को। तो कारी मेरी साहब प्लीज़ आ जाए प्लीज़ आ जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। दो छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स हैं, जिनके टेस्ट रह गए थे अभी, वो हमारी टीम जो है वहाँ पर मौजूद है, और जिनके टेस्ट रह गए हैं वो ज़रूर टेस्ट अपना करवा लें। दूसरा ये था कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम की सीरीज़, जैसे आगा ने बताया, मैंने भी अपने स्टार्ट में बताया था कि हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ को जो है आगे लेके चलेंगे। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसमें उनके एक्सपर्ट्स को इनवाइट करेंगे। लेकिन मेरी हमारे पास जो इस वक्त 160 रजिस्ट्रेशन हुई थी, लेकिन मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद 125-150 से ज़्यादा होंगे। तो कोशिश कीजिएगा लोगों को कन्विंस करें, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा एहतमाम करना होता है चीज़ों को, और हमें मोटिवेशन ये होती है कि ज़्यादातर लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अदरवाइज़ जाहिर बात है कम लोग होंगे तो फिर कम मुस्तफ़ीद होंगे। ये प्रोग्राम जो आज हुआ है रिकॉर्ड भी हुआ है। इंशाल्लाह हमारे एक सेपरेट पेज हम बना रहे हैं फेसबुक का, जो कि जमात के पेज से लिंक्ड होगा, और उसमें आप ये क्लिप को जिससे नहीं देखी वो देख सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो मेहदी भाई ने मुझे बताया कि PCN पे भी इसको हम रन करेंगे, और ताकि आप लोग जो उन्होंने मिस किया आपके फैमिलीज़ में से, वो उसको देख सकें। और ये एक बार मैं सिर्फ रीइंफोर्स कर दूं कि वाकई डायबिटीज़ जो है वो एक बहुत तेज़ी से फैल रही है, बहुत तेज़ी से इसका वो हो रहा है, प्रेवलेंस हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सीरियस हों। जो डॉक्टर हजरात ने आपको गाइडलाइंस दी हैं उनको प्लीज़ फॉलो करें, उनको लाइट ना लें, और आगे चल के ताकि हेल्दी कम्युनिटी अगर है, जिस्म आपने जैसे बताया अगर कि सालिम जिस्म है, तो आप जो है अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं कम्युनिटी में, हेल्दी कम्युनिटी के तौर पे। लास्ट पे जो है आपके लिए नीचे रिफ़्रेशमेंट है, और रिफ़्रेशमेंट में ख्याल किया गया है, दोनों डॉक्टर हजरात का एक सजेशन था कि उसमें बड़ी हेल्दी रखें ताकि रिफ्लेक्शन हो कि हम ये पकौड़े और ये इस टाइप की चीज़ें को डिस्करेज करते तो नहीं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हाँ, टेस्ट के लिए मैं बता दिया। इसके अलावा एक चीज़ लास्ट में बता दूं कि हमारी सेहतमंद जमात का भी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, आप इससे मुस्तफ़ीद हों प्लीज़। इसमें अक्सर जब मैंने बताया था कि आजकल मेडिकल कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, जिस तरह की हमारी लिविंग है, और बीमारियों का भी इजाफा होता जा रहा है ओल्ड एज में भी और मीडियम एज में। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा आई थिंक ये हमारी कम्युनिटी के लिए मौजूद है। इसकी मज़ीद मालूमात आप जान सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको टाइमलाइन जो दी है उसमें कर लें ताकि पूरे साल का आपका कवर्ड हो जाए वो, ठीक है। नंबर 2 पे ये था कि आप अगर फातिमिया में, जैसे मैंने बताया कि आप एज अ कम्युनिटी फातिमिया हॉस्पिटल को ओन करें प्लीज़। बाकी लोगों को भी बताएं
कि फातिमिया हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस तरह हमारे एजुकेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर जाएँ। हमारे पास वक्त 3 डायबिटोलॉजिस्ट व एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अली असगर भी होते हैं, शायद 3 दिन होते हैं डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से। डॉक्टर तहसीन और डॉक्टर सबिहा, डॉक्टर तहसीन, 2 फीमेल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और एक डॉक्टर साहब खुद मौजूद होते हैं। टाइमिंग्स वगैरह आपके पास वो इन्फॉर्मेशन में आता है, तो आप उसमें देख लीजिएगा उनके टाइमिंग्स और डेज, और ताकि अगर कोई मुस्तफ़ीद होना चाहे तो उससे ज़रूर मुस्तफ़ीद हो जाए। आखिर में डॉक्टर आगा फिर रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि कारी मेरी साहब से, कि दुआ इमाम ज़माना से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली स्साअ वलिया व हाफ़िज़ा वक़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सॉरी मैं एक चीज़ भूल गया था। हमारी जो कुछ 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। यहाँ पर 3:30 बजे से आ गए थे टेस्ट के लिए, और अभी भी आगे प्रोग्राम के बाद भी वो अपनी खिदमात देंगे। गेट्स फार्मा और फार्मीवो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शायद पीछे खड़े भी हुए हैं आप लोग जो है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ आए। और इसके अलावा कारी मेहदी साहब, मीडिया टीम और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच मेहदी भाई एंड ऑल। थैंक यू।